স্টার্ট হয়েছে না? তোমার কাছে মেসেজ Yes. গেছে? ওকে, ওকে, গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ। গুড মর্নিং সেবন্তী। अच्छा, तो बेसिकली दिस इज अ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास, ठीक है। तो जैसे कि सीएस एंट्रेंस के लिए ये इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है, और सीए फाउंडेशन लेवल में सेम पार्ट इसको बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज कहा जाता है सर, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम पार्ट, सेम एरिया ऑफ डिस्कशंस, बट दैट इज इन सीए फाउंडेशन लेवल एंड इन एमबीए आल्सो, ठीक है। इसको बिजनेस कमर्शियल नॉलेज या मैनेजमेंट का पार्ट के अंदर भी पढ़ाया जाता है, और सीएस एंट्रेंस के लिए इसको पढ़ा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम पे, ठीक है। तो टॉपिक एकदम सिंपल है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सेकंड क्लास है। लास्ट वीक मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला क्लास करवाया था, ठीक है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो टॉपिक है, ओके सेवंती, बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक का इससे पहले एक क्लास हुआ है, जो मैं तुम्हें जो रिकॉर्डेड पूरा शेयर करूंगा उसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और आज मैं सेकेंड लेक्चर्स कराऊंगा, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉमन बिजनेस नॉलेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस नॉलेज। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, और बिजनेस एनवायरनमेंट एक चार्टर्ड को, एक सीएस को क्यों जरूरी है। जैसे सेवंती, आई थिंक तुम्हें ये नोट्स मिल गया, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का गाइडलाइन मैट है, Yes, sir. ठीक है। ये गाइडलाइन मैट है, इससे ओवरऑल सिलेबस को कवर किया गया है, ठीक है, कि जो क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका एक पूरा आइडिया तुम्हें ये यहाँ से मिल जाएगा। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और सर मैं थोड़ा डिटेल्स जानकारी के लिए खुद का नोट्स भी जहाँ जहाँ ज़रूरी है मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं सी एस सी एम ए सभी को प्रोवाइड करता हूँ। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का डिटेल्स डिस्कशन है, ठीक है। तो दिस इज माय नोट्स, आई विल आई आल्सो शेयर विथ यू, ठीक है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड पूरा डिटेल्स डिस्कशन है, ये आपके साथ मैं अभी करूंगा, ठीक है। तो क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट, कैसे काम करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा। सीएस एंट्रेंस के अंदर इसको ये इस तरह से नाम में दिखाया जाता है सर, डायरेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे सब्जेक्ट का नाम ही है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ मैटर है जो इकोनॉमिक्स क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मली मैं वेडनेसडे वेडनेसडे प्योर इकोनॉमिक्स क्लास लेता हूँ, जहाँ पर मैं डिमांड सप्लाई मार्केट ये सब बात करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये फ्राइडे फ्राइडे क्लास में मैं इकोनो बिजनेस एनवायरनमेंट, कमर्शियल नॉलेज, फाइनेंशियल जो जनरल नॉलेज का अपडेशन है, ठीक है। आप लोगों को जीके का भी एक पार्ट है ना सर, तो फाइनेंशियल जो जीके का पार्ट है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स नॉट जस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ पर वेरियस काइंड्स ऑफ जनरल नॉलेज दैट इज मतलब ऑन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज का एरिया है वो भी कवर अप किया जाता है, ठीक है। तो मैं वही कोशिश करूंगा आपको समझाने का, बताने का, और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो डिटेल्स नोट्स के अंदर आ जाते हैं सर, ठीक है। ऐसे आपको ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी कुछ समझ में आएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है। जैसे देखिए, कोई टॉप बॉस है, कोई और चढ़ना चाहता है, कोई एनालिटिकल एरिया में है, कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, कोई क्लाइंट हैंडल कर रहा है, कोई काम कर रहा है। तो एक ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, लेकिन पॉइंट इज दैट ये सिर्फ ऑफिस कल्चर का मैटर नहीं है, ठीक है। ये इमेज तो मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ऑफिस, बिजनेस एनवायरनमेंट इज बियॉन्ड दैट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज बियॉन्ड दैट। मैं आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ कि हम लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ाया जाता है, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में क्यों नॉलेज गैदर करना चाहिए। बिकॉज अगर आप मुझे सिंपल एक लाइन में पूछोगे, सर बिजनेस एनवायरनमेंट जानना इतना जरूरी क्यों है, तो मैं आपको सिंपल एक लाइन में यही बताऊंगा सर, कि आप आज नहीं तो कल, अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है, कल आप किसी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनोगे। हाँ सेवंती, प्लीज मेरे को एक बार कंफर्म करना, कोई Yes, ना sir. कोई ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो बनना ही है ना आपको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में इन द सेंस कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बट मेरा करंट फोकस एरिया क्या है सर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ अपना पर्सनल कल्चर होता है, कुछ अपना एनवायरनमेंट होता है। तो ये एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेबिलिटी किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको क्यों जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट होना। एक बात समझना पड़ेगा सर, आप आज नहीं तो कल कोई ना कोई कंपनी का पार्ट जरूर बनोगे, कोई सीएस फार्म, कोई कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए एमबीए, ठीक है। तो सर आपके लिए एक बहुत वाइटल पार्ट हो जाता है ना, कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दी
business world, and then you also need to understand the business world in where you are working now, ठीक है। सो दो पार्ट है, एक आउटर वर्ल्ड जो आपके कंपनी से बाहर का बात है, लेकिन कंपनी जो है सर उसे बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी अडेप्ट करना पड़ता है। मैं आपको वेरियस एग्जांपल्स बताऊंगा आपको आगे आगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि मैं बाहर का वर्ल्ड और अंदर के वर्ल्ड के बारे में क्या बताना चाहता हूँ। एक्चुअली देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसे आपको मैं थोड़ा बताता हूँ, ये देखो कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसको पढ़ के स्टूडेंट्स को क्या समझ में आता है। सर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ये मैंने एक्चुअली इससे पहले जो पहले वाला क्लासेस हुआ था मैं उसके अंदर ना ये सब समझा के रखा था, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके लिए नया पेपर है, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको थोड़ा बता देता हूँ। जिनको पता है वो इसको दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक है। So understand the concept of business environment with its characteristics and importance. Understand what is environmental analysis and why it is needed. Environment को analyze करने का जरूरत क्या है and why is it needed. Know the environmental factors that influence a business. कौन सा factors है जो business को influence करता है. Point to be noted sir, ऐसा क्या factor है जो business को influence करता है. Have a basic knowledge various types of environment, have an understanding of different microeconomic factors that are affecting business, and know the various macroeconomic factors and how they are related to business. सर ये जो वर्ड्स आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या आप ये सब वर्ड्स पहले सुने हो सेवंती? Yes, sir. यस, बेसिकली ये सब इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ वर्ड्स है। थैंक यू सर। अब देखो कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसके अंदर हमें मेनली क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और फिर उसका डिटेल्स में मैं आऊँगा, ठीक है। जैसे मैं लास्ट वीक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बता के रखा था, मैं लास्ट वीक का क्लास शेयर करूंगा, आप ज़रूर एक बार देखिएगा सर, बहुत अच्छे से डिटेल्स में और एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैंने कोशिश किया, आप ज़रूर गो थ्रू करिएगा। फिर आता है सर एनवायरनमेंट एनालिसिस, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। एनवायरनमेंट को एनालाइज क्यों करना है, और उसमें भी दो पार्ट है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट को समझना होता है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझना होता है। ना व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल के अंदर भी दो पार्ट होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। सर फिर आता है पेस्टल एनालिसिस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन मैनेजमेंट। पेस्टल, पेस्टल का मतलब क्या है सर? सर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, जो किसी भी बिजनेस वर्ल्ड को चलाता है। अगर पॉलिटिक्स, अगर आप बोलोगे सर मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता, तो ये गलत बात होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स अगर समझ में किसी को ना भी आता है तो भी समझते हो, और अगर समझ में आता है तो भी उसको समझना चाहिए और ज़्यादा। पॉलिटिकल मैटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। आज के डेट में बहुत लोग से थोड़ा कंट्रोवर्सी सोचते हैं पॉलिटिकल मैटर को, यस ना। हो सकता है कोई टीएमसी का सपोर्टर हो सकता है कोई बीजेपी का सपोर्टर हो सकता है कोई कांग्रेस का सपोर्टर हो सकता है कोई आप का सपोर्टर हो। सर कोई किसी का भी सपोर्टर हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें जो फर्क पड़ता है वो है पॉलिटिक्स को समझना। सर पॉलिटिक्स इन द सेंस, पॉलिटिक्स इन द सेंस पॉलिटिकल पार्टी, क्या लगता है? पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो करते हैं वो पॉलिटिक्स है? सेवंती बोलो सर एक बार, पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? Sir, how the government is run or the factors leading to various industries. I mean politics running in various sectors, not just politicians doing politics. एग्जैक्टली सर, एक्चुअली वो तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको नाम दे दिया, पॉलिटिशियंस जो करते हैं वो पॉलिटिक्स है, आप एकदम सही बोले हो सर, ठीक है। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में कहा जाए, आपने सही बोला, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में कहा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं पॉलिटिक्स मतलब, जैसे कि आपने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस यूज किया, हाउ द गवर्नमेंट इज रन, है ना, किस तरह से सरकार चलेगा, किस तरह से गवर्नमेंट रन होगा, ठीक है, इसके लिए जो पॉलिसी अपनाया जाता है। हाँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? how government is run and for that what kind of policy should be taken by the government, that is actually politics, है ना। Yes, sir. वैसे बोल सकते हैं पॉलिसी टेकन बाय पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिसी टेकन बाय पॉलिटिकल या गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट में जो है, ठीक है, जो सरकार अभी चला रहे हैं, जैसे बंगाल में टीएमसी का सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी का गवर्नमेंट है, पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट हुआ करता था, दिल्ली में आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, साउथ में जाओगे तो अलग अलग और भी रीजनल पार्टीज हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है पॉलिसी टेकन बाय पॉलिटिकल पार्टीज,
ठीक है, दैट इज बेसिकली पॉलिटिक्स। और वही पॉलिटिक्स बिजनेस को इफेक्ट करता है सर। प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस ना? ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल वेस्ट बंगाल रिलेटेड बता दे। अच्छा, वेस्ट बंगाल का करंट बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है आपके हिसाब से? दिस इज माय होम स्टेट, आई थिंक आपका भी होम स्टेट है। करंट बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पर कैसा है, आपको क्या लगता है? It is my home state, but I have no idea with this. इट इज योर होम स्टेट बट यू हैव नो आइडिया। सर दिस इज माय होम स्टेट आल्सो बट आई हैव सम आइडिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सिचुएशन। सर बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड, इसमें किसी को मतलब किसी के साथ कोई पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है। ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को छोटा दिखाना, बड़ा दिखाना, दिस इज नॉट माई मेन पॉइंट। दिस इज दी फैक्ट जो हमें दिखता है, समझ में आता है। मैं सभी चीज आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, मन मर्जी अपने मन में कुछ भी है बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, एवरीथिंग एज पर फैक्ट्स, एज पर द सिचुएशन, कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, ये सारे के सारे मैटर आपको जानना चाहिए। बिकॉज जीडीपी का भी एक फैक्टर होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे वेस्ट बंगाल सर बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। ठीक है, वेस्ट बंगाल आज के डेट में थोड़ा सा पीछे जा रहा है। ठीक है, आज के डेट में ये थोड़ा सा, मतलब इसका ट्रैक अभी थोड़ा पीछे की तरफ है, बट एक ज़माना था सर, नॉट तब एक्चुअली नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, ऑन द टाइम द होल बंगाल। ठीक है, द होल बंगाल, बंगाल इन द सेंस टुडेज बांग्लादेश को मिला के। ठीक है, लेकिन सर बदकिस्मती से ये अभी हमारा पार्ट नहीं है। ये जो बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है ये अलग हो चुका है ड्यू टू सम अलग मैटर। ठीक है, मैं उस मैटर पे अभी नहीं पढ़ूंगा, बट वो भी एक पॉलिटिक्स है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉलिसी। चाहे कोई भी लो, किसी ने भी ये पॉलिसी लिया है, बट वो भी एक इफेक्ट भारत में आया है सर। बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, बट बेसिकली ये बंगाल था, ईस्ट बंगाल, एंड दिस इज आवर वेस्ट बंगाल जो आज इंडिया का पार्ट है। और बांग्लादेश एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। पहले ये पाकिस्तान का पार्ट बना था, फिर बाद में पाकिस्तान से भी इनको इंडिपेंडेंस मिला और बांग्लादेश अलग हो गया। सर ये सब बात क्यों बोल रहे हो? इतिहास थोड़ी पढ़ाना है सर, इतिहास नहीं पढ़ाना है, बट इतिहास समझना होता है। ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स का मैटर बात कर रहा हूँ। अब पॉलिटिकल मैटर से अगर देखा जाए, जैसे वेस्ट बंगाल में बिजनेस एनवायरनमेंट सिचुएशंस कैसा है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों समझना है। अच्छा, आप लोगों को पता है सर, जैसे कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में, कुछ दिन नहीं कुछ साल पहले वेस्ट बंगाल में एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने वाला था। ठीक है, ऑन दैट टाइम सीपीएम गवर्नमेंट था वेस्ट बंगाल में। और उसके लिए हमारे वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में एज वेल एज ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जैसे कि आपका एटॉमिक पावर जनरेशन यूनिट। ठीक है, जिसको हम लोग एटॉमिक पावर ही बोलेंगे ना। ये आपका गंगा किनारे एक जगह है, नया एग्जैक्टली डायमंड हार्बर के आसपास में है सर। ठीक है, जगह का नाम नया चौर। यस, आई डोंट नो आप लोग ये सब खबर के साथ कनेक्टेड थे कि नहीं थे, बट ये गंगा के ऊपर एक आइलैंड है सर, गंगा सागर के पास, हल्दिया के आसपास। यहाँ पर एक एटॉमिक पावर का एक जनरेशन यूनिट बनाने के बारे में बात हुआ था, बट उसके बाद नंदीग्राम में पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, मार पीट दंगा बहुत कुछ हो गया। कोई पार्टी बोल रहा था करना है, कोई बोल रहा था नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट था। तो एक वेरियस काइंड ऑफ झमेला होके अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मारपीट और दंगाबाजी हुआ सर। ठीक है, अच्छा ये एक प्रॉब्लम हो गया, नहीं नहीं हुआ जो भी होना था, किसी का मानना था होना चाहिए, किसी का मानना था नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर एक और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टाटा वेस्ट बंगाल में आने वाला था। टाटा का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में लगने वाला था। कहाँ पर, खबर है आपको? सर अगर खबर नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लेता हूँ सर, डोंट वरी, हाँ कुछ माइंड मत करना। कि पता नहीं है तो पता करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट का मैटर है। थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लेता हूँ, फिर आपको फैक्ट्स में बात करूंगा। ये हुगली में सिंगूर बोल के एक जगह है सर, जानते हो सर? नाम सुना है रे? Yes, सेवंती, sir. है ना? Yes, sir. प्लेस इन सिंगूर। ठीक है, सिंगूर जो बेसिकली दिल्ली रोड में आता है। ठीक है, और ये कोलकाता से 37 किलोमीटर, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 40 किलोमीटर के अंदर है सर। यहाँ पर टाटा का नैनो का फैक्ट्री बनने वाला था। ठीक है, टाटा नैनो का फैक्ट्री बनने वाला था। अब कोई बोलेगा सर नैनो तो नहीं हुआ। ठीक है सर, ऐसा जरूरी है कि नैनो फैक्ट्री में नैनो ही बनता? हाँ, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि नैनो के फैक्ट्री में नैनो ही बनेगा। कार का ऑटोमोबाइल फैक्ट्री बनता, बट कोई भी ऑटोमोबाइल बन सकता था।
लेकिन सर अभी वो जमीन तो पूरा खत्म हो गया, अभी और टाटा नैनो का फैक्ट्री वहां पर नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब नहीं रहेगा ये कोर्ट ने भी बोल दिया। और टाटा पहले ही छोड़ के चला गया था सर, टाटा पहले ही छोड़ के चला गया था टाटा नैनो फैक्ट्री। सर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, सर ये नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो, सर नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे टाटा नैनो फैक्ट्री इन सिंगूर, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, हेलो, Yes, sir. ये देखिए सर, ये सिंगूर का फैक्ट्री का साइट है, जो मैं थोड़ा इमेज में आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब वहां पर नैनो गाड़ी उतना फेमस नहीं है रहा इंडिया में, बांग्लादेश नेपाल में नैनो बहुत चला है, अभी भी चलता है, छोटा गाड़ी है, बहुत चला है, बहुत सारे फॉरेन छोटा छोटा कंट्रीज में, अफ्रीकन नेशंस में भी नैनो का बहुत एक्सपोर्ट भी हुआ है। बट बाद में आप नैनो फैक्ट्री की जगह कुछ और भी फैक्ट्री में गाड़ी बना लेते, उसमें क्या था। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जिस तरह का एनवायरमेंटल इश्यूज बनाया गया, ठीक है। अच्छा, दो तीन बात हुआ था इस मैटर पे। एक, कि किसी ने बोला था कि ये, मतलब जैसे ममता दीदी उस टाइम पे आंदोलन किया था सीपीएम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और उनका मानना था कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पर फैक्ट्री बनने नहीं देंगे। तो सर जब फैक्ट्री बन गया था, तब प्रोटेस्ट करके क्यों ऐसा किया आपने, तो फिर आप फैक्ट्री बनाने से पहले प्रोटेस्ट करते, बनाने नहीं देते, बनाने के बाद बहुत सारा चीज बनने के बाद आपने बोला कि भाई टाटा चले जाओ। फिर टाटा कहाँ चला गया, सर टाटा चला गया सिंगूर से गुजरात, गुजरात के सानंद में जाके फैक्ट्री लगा दिया। अच्छा, सीपीएम गवर्नमेंट को अगर पता था कि ये, सीपीएम गवर्नमेंट को अगर पता था कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, तो फिर इतना फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में क्यों दिया इंडस्ट्री होने के लिए, और अगर दिया तो फिर आपने अप्लाई क्यों नहीं कर पाया। तो मैं तो मानूंगा कि गवर्नमेंट फेलियर है, ममता दीदी भले ही ऑन दैट टाइम ऑपोजिशन थे, 2011 का बात कर रहा हूँ सर। लेकिन सर ठीक है, बात सीपीआईएम या टीएमसी का नहीं है, सिर्फ सीपीआईएम वर्सेस टीएमसी का नहीं है, दिस इज अबाउट वेस्ट बंगाल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर पॉलिटिकल हंगामा इतना होता है हर बात बात में, चोलछे ना चोलबे ना, ठीक है। इससे क्या होता है ना, बिजनेसमैन को ना डर लग जाता है। और बिजनेस एक चीज है सर, बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस हमेशा एक शांतिपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। बिजनेस का आप कभी भी झमेला के साथ नहीं कर पाते, बिकॉज ये एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। बिजनेस ऐसे नहीं होता, सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में कोई बिजनेस नहीं कर पाता, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना जरूरी है, ये और नो। Yes, sir. यस ना, तो एग्जैक्टली सर, चाहे वो मैंने सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल मैटर बताया, बट आगे आगे जब आपको मैं पेस्टल एनालिसिस करूंगा, ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल हर एक मैटर में बात करूंगा, ठीक है। उससे पहले थोड़ा एनवायरनमेंट एनालिसिस वगैरह देखना है, तो आपको चलो मैं जैसे लास्ट वीक के क्लास में भी मैंने बहुत सारा चीज़ बता के रखा था, ठीक है, तो वो वाला क्लास भी एक बार आप रेफर करोगे, और फिर आज के साथ कनेक्ट करोगे ना, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड हर एक चीज़ कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा। तो चलो सर, जैसे मैं लास्ट दिन बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट में बात किया था, जैसे कोका कोला का और आईबीएम के बारे में मैंने डिस्कशंस किया था, ठीक है, कि कोका कोला किस तरह से बिजनेस को दुनिया भर में फैलाया। आईबीएम नाम तो सुना है सर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, कोलकाता में भी इसका ऑफिस है, दुनिया का बहुत बड़ा एक ब्रांड है सर, जो बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये जैसे आज के डेट में हम लोग कंप्यूटर का बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, वो आईबीएम ने बनाया। तो आईबीएम, कोका कोला, या फिर आप कोई भी बिजनेस ले सकते हो, गूगल हो, एप्पल हो, आईफोन हो, वट एवर यू वांट टू एज्यूम, ठीक है, आप कोई भी बिजनेस को एज्यूम कर सकते हो, फील कर सकते हो, और उसके एनवायरनमेंट के बारे में सोच सकते हो। वहां पर मैंने एक बहुत अच्छा लास्ट वीक बात किया था, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन बेसिकली बायोलॉजिस्ट बोल सकते हैं आप इनको, या फिजियोलॉजिस्ट बोल सकते हो, बहुत ही फेमस फिजियोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट माना जाता है। इन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा था सर, क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू चेंज। सबसे ताकतवर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सबसे इंटेलिजेंट भी सर्वाइव ना भी कर सकता है, बट सर्वाइव वही कर सकता है जो अपने आप को समय के साथ बदल सकता है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो कर सकता है, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको हर सिचुएशंस में फिट रहना है। ऐसे ये डार्विनिज्म तो बहुत बाद में आया है, हमारे इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति के हिसाब से, अगर आप गीता, वेद, पुराण ये सब देखते हो, वहाँ पर जैसे गीता में मुझे कृष्ण भगवान का एक वाणी हमेशा याद आता है, ठीक है,
कृष्ण भगवान हर जगह में एक चीज बोलते हैं, आई होप कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत जरूर खबर रखते होंगे आप लोग। कृष्ण भगवान ऐसे बोलते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का क्या है सर? परिवर्तन संसार का नियम है। नियम है। थैंक यू सर। ठीक है, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, और इस नियम के साथ जो भी चल पाएगा वो अपने आप को हर सिचुएशंस में मैनेज कर पाएगा। और कोई बोलेगा कि भाई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है, जो सदियों से आ रहा है वो सही है गलत है, डजेंट मैटर, समय के साथ फिट होना भी जरूरी है। ठीक है, अब समय के साथ फिट होने का मतलब खराब बात नहीं है, समय के साथ फिट होना मतलब हो सकता है कि आज से 1000 साल पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था वो कॉन्सेप्ट आज के डेट में फिट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको समय के साथ अपडेट करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए, जैसे लॉ में अमेंडमेंट आता है। ठीक है, तो डार्विनिज्म इस मैटर पे बहुत अच्छे से बोला कि नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट वन। तो फिर डायनासोर को तो अभी दुनिया में रह जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्गेस्ट तो आज तक कोई नहीं आया एनिमल्स में। हाँ सर, यस सर। है ना, तो बेसिकली तो फिर वो तो नहीं रह पा, तो बेसिकली बिजनेस के बारे में यही बात अप्लीकेबल होते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है सर, फैक्ट क्या है, आप अगर यहाँ पर देखोगे एनालिसिस से, ठीक है, ये बेसिकली सी इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, ये सब के एनालिसिस है, या फिर हमारी वर्ल्ड बैंक का एनालिसिस है, और एनालिसिस में कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड कितना बिजनेस आता है, आप देखो 50 लाख, सॉरी 5 करोड़, 5 करोड़ बिजनेस every year, 5 crore new farms are born every year across the globe। सर उसमें से अगर आप 5 करोड़ बिजनेस एवरी ईयर आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि 1,37,000 पर डे, कैलकुलेशन वाइज, मतलब डेली 1,37,000 बिजनेस, जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मे बी थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग आवर कंट्री 1,30,000 बिजनेस बन गया। लेकिन एक और भी पॉइंट है सर, 1,30,000 प्रोबेबली टर्मिनेट ट्रेडिंग ईच डे। 1,37,000 बिजनेस अगर एवरी ईयर बनता है, तो 1,30,000 बिजनेस एवरी ईयर बंद भी होता है, तो सर्वाइव कितना कर पाया सर एज पर द डेटा? सर 7,000। हार्डली 7,000 बिजनेस, हार्डली 7,000 बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, हाँ सर, इंडिया नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये है बिजनेस का सिचुएशन। मतलब बोलना आसान होता है, लेकिन एक बात भी तो समझना पड़ेगा, हम लोग कई बार इसको इग्नोर करते हैं सर, कि विदाउट बिजनेस आप जॉब कहाँ से क्रिएट करोगे? विदाउट बिजनेस, चाहे एक एग्रीकल्चरिस्ट हो सर, जो खेती करता है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है, जो जमीन पे खेती करता है, जिसको हम लोग बंगाली में चासी बोलते हैं, मतलब हम फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं सर। सर फार्मर्स भी तो बिजनेसमैन है, वो भी तो अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर सेल करते हैं, तो वो भी एक बिजनेसमैन हुआ। तो चाहे वो फार्मर्स हो या इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन उनके अंदर बिजनेस के बारे में वो फीलिंग्स होना चाहिए, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है सर, भारत जैसे देशों में बिजनेस का बहुत सख्त जरूरत है। वी नीड, मतलब डेस्परेटली इंडिया नीड बिजनेस, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी 140 करोड़ पहुंच चुके हैं, देखते देखते दुनिया का नंबर 1 बन जाएंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दुनिया के सबसे ज़्यादा है, बांग्लादेश के, बांग्लादेश को अगर मैं छोड़ दूं, बांग्लादेश एक्चुअली क्या है, ये तो भारत का ही एक पार्ट है, मतलब इसका भीड़ हमें महसूस होता है, वी कैन इजीली फील, बांग्लादेश का भीड़ हमारे भारत के अंदर इजीली मतलब फीलिंग आता है, ठीक है सर, कि वी कैन फील इट, ये जो बांग्लादेश में भीड़ है उसका असर भारत में भी पड़ता है। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश को अलग नहीं समझना, ऐसे कभी था नहीं, पॉलिटिकल कारण से अलग हो गया। अच्छा, कहने का मतलब है डेंसिटी इतना ज़्यादा, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा, तो फिर विदाउट बिजनेस आप जॉब कहाँ से क्रिएट करोगे? हम लोग तो सरकार के अगेंस्ट में उंगली करते हैं कि सरकार आपने जॉब क्रिएट नहीं कर पाया। सरकार को जॉब क्रिएट सरकार नहीं कर पाएगा सर, गवर्नमेंट कांट क्रिएट जॉब। गवर्नमेंट अगर कुछ कर पाएगा तो गवर्नमेंट बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, और वही करना चाहिए, वही करना चाहिए।
अगर गवर्नमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है, तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट होगा और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी सॉल्व हो जाएगा और पॉवर्टी का इश्यूज भी सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, चाहे वो फार्मिंग से लेके आईटी सेक्टर, बेसिक लेवल के फार्मर से लेके टीसीएस का सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके एक बेसिक लेवल अकाउंटेंट तक, ईच एंड एवरी लेवल में अगर बिजनेस बनता है ना, हर चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा और ज़रूरत को पूरा करते करते बिजनेस ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन एट फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सेवंती। यस सर। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का रीजन आपको समझना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट में तो बहुत सारे मैटर होते हैं, चाहे तो हर एक मैटर को एक बार रीड करके निकाला जा सकता है, बट इफ यू कैन फील इट, ओके, दिल से अगर आप बाय हार्ट बाय ब्रेन अगर आप उसको फील कर पाते हो ना, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, ये फैक्ट्स को याद करने का भी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, भाई क्यों याद करें। ठीक है, जैसे भारत में हमारे देश में टाटा, दोराबजी टाटा, जिन्होंने टाटा बनाया था, जमशेदजी टाटा उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, जिसके कारण आज टाटा नगर जमशेदपुर बना है। ठीक है, तो टाटा का जो भारत के प्रति जो डेडिकेशन रहा है, जिस तरह से टाटा भारत में बिजनेस को बनाया, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होने से कोई ऐसा नहीं कर पाता, कुछ बड़ा ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप सिर्फ प्रॉफिट करोगे, पैसा कमाओगे, खुद खाओगे, ऐसा कॉन्सेप्ट में बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ पाता है सर। बिजनेसमैन का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाके आप टाटा बना पाते हो, तब जाके आप रिलायंस बना पाते हो। ठीक है, ऐसे नहीं बन जाते एक बिजनेस। 100 ईयर्स, टाटा तो 100 साल से भी ज्यादा चल रहा है हमारे देश में। आईटीसी, ठीक है, ऑब्वियसली दे मस्ट अर्न प्रॉफिट, अदरवाइज हाउ विल दे सर्वाइव, दे मस्ट अर्न प्रॉफिट। और यहाँ अगर प्रॉफिट नहीं करेगा तो फिर सैलरी कैसे देगा, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन टेम्पल, ट्रस्ट, हाँ सर, जो भी स्पिरिचुअल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर एक जगह को उनको भी प्रॉफिट करना पड़ता है। हाँ, भले ही हम लोग उनके केस में प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करता, बट उनके पास भी सरप्लस फंड होना पड़ता है, तभी जाके वो भी सर्वाइव करता है। और बिजनेस को तो प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो सैलरी कैसे देगा, है ना। तो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट सही जगह में सही तरह से यूज हो रहा है तो प्रॉफिट मोटिव होना कोई बुराई नहीं है। ठीक है, देर इज नो नो हार्म इन प्रॉफिट मोटिव कॉन्सेप्ट। बट कुछ लोग सर इसको ना बेकार वे में दिखाते हैं, है ना। हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं पूंजीवाद निपात जाग। आई डोंट नो आप लोग आपने कभी ऐसे बंगाली सुना है कि नहीं सुना। ठीक है, पूंजीवाद निपात जाग, मतलब ये कॉलेज सीट के चक्कर में अभी भी चलता है पॉलिटिकल स्लोगन। ठीक है, पूंजीवाद इन द सेंस कैपिटलिज्म। ठीक है, ये भी एक तरह का इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है सर, आप लोगों को भी पढ़ना पड़ता है। तो वहां पर बेसिकली ये समझा जाता है, बेसिकली ये लेफ्टिस्ट स्लोगन है एक तरह का। तो लेफ्टिस्ट स्लोगन में वो लोग बताते हैं कि पूंजीवाद निपात जाग, मतलब कैपिटलिज्म हट जाओ। अरे भाई, कैपिटलिज्म हट जाएगा तो फिर बिजनेस कैसे होगा। अगर बिजनेस गवर्नमेंट भी करेगा तो उसको भी तो कैपिटल चाहिए। चाइना एक सोशलिज्म फॉलो करने वाला कंट्री है, लेकिन उन्हें भी बिजनेस बनाने के लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का हेल्प लेना पड़ रहा है, बिकॉज इनोवेशन सरकार के अंदर नहीं होता, गवर्नमेंट के अंदर इनोवेशन नहीं होता, इनोवेशन आम आदमी में होता है। क्या मैं सही बोला सर? क्या गवर्नमेंट इनोवेटिव हो सकता है? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, हाउ विल दे बिकम इनोवेटिव? बहुत मुश्किल है। तो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अगर इनोवेटिव हो जाएगा तो मतलब कौन सा बिजनेस अच्छा चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, कौन सा टेक्नोलॉजी अच्छा चलेगा, गवर्नमेंट इस पे कैसे फोकस कर पाएगा? ये तो इंडिविजुअल एबिलिटी है। am I राइट और रॉन्ग सर, इतना बता दो मुझे, यस सर। है ना। तो अब इंडिविजुअल एबिलिटी को अगर प्रमोट करने के लिए कैपिटल का फोकस करोगे, सरकार को वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री के बारे में बात करूंगा। अब भारत के साथ रशिया का कंपैरिजन कोई बनता नहीं है सर। 140 करोड़ की आबादी है भारत और रशिया 14 करोड़ की आबादी है, क्या कंपैरिजन। रशिया का साइज भारत से 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स ग्रेटर देन इंडिया, और रशिया में 14 करोड़ लोग रहते हैं और इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो हाउ कैन यू कंपेयर रशिया विद इंडिया? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत के लिए क्या सही है क्या गलत है, बट जो भी करो, जैसे लेफ्टिस्ट बोलते हैं ना, पूंजीवाद निपात जाग, नहीं नहीं, पूंजीवाद भी रहना चाहिए, सोशलिज्म भी रहना चाहिए, इसलिए भारत मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है,
इंडिया जैसे कंट्री मिक्स सिस्टम पे चलता है। मिक्स सिस्टम क्या है सर? मतलब यहाँ पर सोशलिज्म भी चलता है और यहाँ पर कैपिटलिज्म भी चलता है। अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ टू मैनेज द कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है? बिकॉज भारत का बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना कंट्री है, बहुत बार अटैक हुआ है, इन्वेजन हुआ है, ठीक है? बहुत लोगों ने लूटा सर हम लोगों को, ठीक है? और बहुत सारे लोग यहाँ पर इलिटरेट रहा, आबादी बढ़ा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ। तो भारत का बिजनेस एनवायरनमेंट ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? ठीक है सर, ये सब तो मैं थोड़ा आउटर वर्ल्ड का बात कर रहा था। अब चलो मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा अंदर के बारे में बात करता हूँ। अंदर मतलब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर चलना है। এই সেবন্তী বোঝা যাচ্ছে তো? অ্যাকচুয়ালি আমি লাস্ট ক্লাসটা একটু কানেক্ট করলাম। यस सर। चलो सर, जैसे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर एक चीज क्या होता है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट अगर एक सिंपल बिजनेस की नज़र से देखा जाए, सिंपल एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस, टाटा हो, बिरला हो, या फिर आपके घर के बगल में कोई XYZ लिमिटेड हो, ठीक है? हमारे आस पड़ोस में कितना सारे बिजनेस होते हैं सर, है ना? या फिर किसी का दुकान हो, है तो बिजनेस सर। पूरा सोसाइटी के बीचों बीच बिजनेस फार्म है, ठीक है? ये एक अगर पूरा सोसाइटी है तो सोसाइटी के अंदर बिजनेस फार्म है। और इस बिजनेस फार्म के आस पड़ोस में कौन है? सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, सरकारी लॉ है, क्रेडिटर्स है। ये सर नो सर, क्रेडिटर कौन होता है? हु इज क्रेडिटर? सर हु इन्वेस्ट? हाँ, हु इन्वेस्ट, हु इन्वेस्ट इन बिजनेस, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर। और हु प्रोवाइड लोन टू बिजनेस? हाँ सेवंती बोलो। अरे डोंट वरी, मैं डांटूंगा नहीं रे बाबा। सर क्रेडिटर का मतलब होता है जिनसे आपने लोन लिया, है ना? जिनसे आपने लोन लिया। इन्वेस्टमेंट वर्ड और इन्वेस्टर और क्रेडिटर में थोड़ा फर्क होता है। इन्वेस्टर लोन नहीं देता, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाते हैं, ठीक है? बिजनेस से शेयर होल्डिंग ले लेता है। क्रेडिटर जो होता है सर, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट नहीं बोलेंगे, लोन देके इंटरेस्ट लेता है। डू यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो क्रेडिटर मतलब बिजनेस लोन जो मिलता है बैंक वगैरह से, या फिर कोई इंडिविजुअल किसी को लोन प्रोवाइड किया, ठीक है? तो बिजनेस फार्म को लोन लेना पड़ता है सर क्रेडिटर से। सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन करना पड़ता है कि मेरा वाला अच्छा है, मेरे पास आओ। कंपटीशन इज एवरीवेयर एंड हेल्दी कंपटीशन शुड एवरीवेयर, ठीक है? देयर मस्ट बी हेल्दी कंपटीशन इन ईच एंड एवरी सेक्टर। हेल्दी मतलब, हेल्दी मतलब सर कर्म के थ्रू से कंपटीशन करो, किसी को डरा के धमका के, किसी को मतलब किसी कंपटीटर को दबाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो आपके पास ऐसे ही लोग आएगा। क्या बोलते हो सर, है ना? अगर कोई अच्छे होते हैं ना सर, तो फिर ऐसे ही उसके पास आ जाएगा सर। जैसे हमारे देश में पुराने टाइम पे क्या हुआ था कि ये तो बिजनेस का मैटर है, ठीक है? कुछ ऐसे भी बाहर के लोग हमारे देश में आया था जो हम लोगों को डरा के धमका के हमें कन्वर्ट किया था, ठीक है? कन्वर्जन के नाम पे क्या क्या नहीं किया था, हमारे कल्चर को दबाने का कोशिश किया था, मंदिर को तोड़ा था, तोड़ के उसके ऊपर कुछ और बना दिया, ठीक है? ठीक है, तो बेसिकली हेल्दी कंपटीशन करो, अगर आप अच्छे हो तो हम ऐसे ही फॉलोअर हो जाएंगे आपका, है ना सर? तो बेसिकली वही बात है, हेल्दी कंपटीशन इन द सेंस जो हमारे संविधान भी बोलते हैं सर, हेल्दी कंपटीशन के बारे में। आज के डेट में संविधान को न्यूली बनाया गया और संविधान आपको पढ़ाया जाएगा सर, डोंट वरी, ठीक है? संविधान का क्लास, कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास शेयर करेंगे, वहाँ पर किसी भी तरह का रिलीजियस प्रैक्टिस आप कर सकते हो, नो वन विल स्टॉप यू, किसी को भी कोई नहीं रोकेगा, चाहे आप किसी भी धर्म से कनेक्टेड हो, ठीक है? लेकिन हेल्दी वे में, ठीक है? देश का इंटीग्रिटी को तोड़ के नहीं। तो बेसिकली कंपटीशन इन बिजनेस, कंपटीशन इन रिलीजन होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। आप अगर अच्छे होंगे तो ऐसे ही आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे। अच्छा, तो कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, गवर्नमेंट लॉ। গুড মর্নিং মিসেস ব্যানার্জি। গুড মর্নিং স্যার, খুব দেরি হয়ে গেল আজকে। অনেকটা দেরি আসলে হয়ে আমার গেল। দুদিন ধরে
শরীরটা না একদম ভালো নেই স্যার, ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই জন্য আমি দুটো ক্লাস জয়েনও করতে পারিনি। হ্যাঁ সেটাই আমি দেখছি তো। আর আজকে আমি খেয়াল করিনি, এখন দেখলাম যে মেসেজ এসেছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই জন্য জয়েন করলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখুন আমি বিজনেস এনवायरमेंट বোঝাচ্ছি, ठीक है। सेवंती, तो फिर बिजनेस फार्म बीचों बीच है और इनको संभालने के लिए आउटसाइड में सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, क्रेडिटर्स है, एंड देयर शुड बी गवर्नमेंट लॉ, है ना। सरकारी नियम के अनुसार आपको बिजनेस करना पड़ता है। तो बिजनेस रिगार्डिंग बहुत सारे लॉ होते हैं सर। बिजनेस रिगार्डिंग लॉ जैसे कि जैसे मैं आपको क्या बोलूँ, बिजनेस रिगार्डिंग लॉ में बहुत फेमस फेमस लॉ है, आप लोगों को भी ये सब लॉ पढ़ना पड़ेगा। इन सी ए करिकुलम, इन सी एस करिकुलम, इन सी एम ए करिकुलम, ठीक है। जैसे कुछ फेमस लॉ के बारे में संविधान तो है ही जो सी एस को पढ़ना ही पड़ता है, बट अगर बिजनेस रिलेटेड लॉ के बारे में बात करूँ तो बहुत फेमस लॉ है। क्या नाम बोलूँ सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। क्या होगा 1872? थैंक यू सर, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज अ वेरी वेरी फेमस बिजनेस लॉ, ठीक है। ऐसे सीएस में बहुत सारा लॉ पढ़ाया जाता है सर, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लॉ पढ़ाता हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव में, फाइनल लेवल में, सीए फाइनल में, सीएमए फाइनल में। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बेसिक लेवल का एक्ट है, पार्टनरशिप लॉ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स कब आया? 1930, ठीक है। फिर आपका पार्टनरशिप 1932, ठीक है। पुराना पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में आजकल नया नया भी चल रहा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये दिस इज ओल्ड पार्टनरशिप एक्ट। न्यू पार्टनरशिप में भी एक अपग्रेडेशन आया, एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। और भी है, सिक्योरिटी लॉ इज देयर, इकोनॉमिक लॉ इज देयर, ठीक है। इकोनॉमिक लॉ में, सिक्योरिटी लॉ में बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है। मैं सिर्फ बेसिक कुछ नाम बताया अभी आपको। दिस आर बेसिक बिजनेस लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट। एंड कंपनी लॉ के बारे में तो बोलना चाहिए। कंपनीज एक्ट कब आया सर? ऐसे तो हमारे देश में 1956 चल रहा था ब्रिटिश जाने के बाद, न्यूली कौन सा आया उसको सब्स्टिट्यूट करके? बोलिए सर, 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सब क्या है? ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ लॉ, बट मैं जिस सब लॉ के बारे में थोड़ी ना बात करना है, मुझे बिजनेस लॉ के बारे में थोड़ा बात करना है। तो जिसमें एंट्रेंस लेवल में आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट का भी आइडिया आपको दिया जाएगा, ठीक है। सीए फाउंडेशंस को भी पढ़ना पड़ता है, सीएस को भी, सीएमए को भी। सेल ऑफ गुड्स वगैरह सीएस में अभी एंट्रांस में नहीं है, बट एग्जीक्यूटिव में है। पार्टनरशिप वगैरह, एलएलपी वगैरह सब कुछ एग्जीक्यूटिव में, सीएस में डिटेल्स है। सीए में तो अभी पढ़ना पड़ेगा फाउंडेशन लेवल में, सीएमए को भी पढ़ना पड़ता है। सर क्यों बता रहे ये सब? सर इसलिए बता रहे ना क्योंकि सरकारी नियम का पालन करना पड़ता है आपको। बिना गवर्नमेंट लॉ का, हर कंट्री का अपना अपना लॉ है, विदाउट गवर्नमेंट लॉ हाउ अ बिजनेस फर्म विल रन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बात। यस सर। ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तब जाके बिजनेस चलता है। अब आप बोलोगे कि मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ होने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर थोड़ी ना चलेगा सर। आपको पता होना चाहिए आपका कस्टमर कौन है, आपको पता होना चाहिए आपका कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है। बिकॉज तभी जाके आप प्लान बना पाओगे, कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओगे, सप्लायर्स को हैंडल कर पाओगे। सप्लायर्स कौन सा रॉ मटेरियल आपको सस्ता दाम में देगा, उनके साथ। क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट करना है और टाइम पे लोन लेना है, ठीक है, बिकॉज जाके आपका बिजनेस स्मूथली रन हो पाए। तो देर आर फेमस बिजनेस मैनेजमेंट गुरु ग्लुइक एंड जॉर्ज, इन्होंने क्या बताया? द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फार्म विच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटीज फॉर और थ्रेट्स टू द फार्म, ठीक है। एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है सर? आउटसाइड द फार्म, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फार्म, जो एक बिजनेस फार्म के बाहर भी होते हैं, जिसके कारण अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता है ना सर। एनवायरनमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे मानो कि अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस में कस्टमर्स है, ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस में कस्टमर्स है, तो फिर ये आउटसाइड मैटर है ना, लेकिन यही तो आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा है। हेलो, क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है साहब? सर ये ज़रा रिपीट करेंगे प्लीज। मैंने बताया कि एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फार्म, ठीक है। आपके फार्म जो है, इसको समझाने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। क्या आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा किसी ने आज का? मैं जरूरी नहीं देखना, बट देखने से क्या है, मैं नॉर्मली इंपॉर्टेंट मैटर में ही
स्टेटस लगाता हूँ, अदरवाइज नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको। जैसे रिसेंटली मेरा स्टूडेंट्स लोगों को कुछ जॉब प्लेसमेंट मिला है, ऐसे पहले भी बहुत बार मिला है, इस बार भी रिसेंटली भी जॉब प्लेसमेंट डायरेक्टली मेरे यहाँ से रिक्रूटमेंट भी हो जाते हैं, बिकॉज अच्छा खासा पढ़ाई करने से कंपनी डायरेक्ट फ़ोन करके स्टूडेंट मांग लेते हैं सर, ठीक है, कि भेजो स्टूडेंट। तो रिसेंटली कुछ प्लेसमेंट हुआ है सर स्टॉक मार्केट कंपनीज में। तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट मैटर है इसका। क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा? देख लेते हैं सर, मिल तो जाना चाहिए, मिल तो जाना चाहिए। मैं समझा देता फिर कि कंपनी के साथ क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अभी समझा देता। जीएसटी, जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ो, मुझे मिल नहीं रहा है। मिलने से मैं तुम्हें बता देता। फेसबुक में भी मैंने छोड़ा था। यहाँ से देख लो सर। हाँ, देखो सर, ये एडवर्टाइजमेंट देखो थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली ये मैंने लगाया था, लेकिन इसमें आपको बस एक छोटा सा चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। इवन ये एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? हेलो? यस सर। हायरिंग Yes, sir. फ्रेशर्स, अर्जेंट रिक्वायरमेंट, इक्विटी एडवाइजर एंड मेनी मोर, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ठीक है। तो सर यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये हायर क्यों कर रहा है? बिकॉज इनको इक्विटी एडवाइजर का सपोर्ट चाहिए। तो रिसेंटली में मेरा रिसेंट पास्ट में 2-3 स्टूडेंट्स था जिन्होंने इक्विटी एडवाइजरी का एनआईएसएम क्रैक करके रखा था, और किसी किसी का बीकॉम कंप्लीटेड था, सीए इंटर भी क्रैक था, तो वो लोग इजीली क्रैक कर लिया। मिनिमम रिक्वायरमेंट है बीकॉम। अगर आपका भी कोई फ्रेंड्स है ना, तो आप उन्हें बोल सकते हो, अगर उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जॉब का, या कोई भी है, ठीक है, जो बेसिकली स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए फ्रेशर्स। तो मोतीलाल ओसवाल इमीडिएट रिक्वायरमेंट मांग रहा है सर, मेरे को रोज पागल कर रहा है कि और कैंडिडेट भेजो, उनको अभी रिक्वायरमेंट बहुत है। तो अगर किसी को जॉब रिक्वायरमेंट है, बस एक ही काम है सर, एक ट्रेनिंग कंप्लीट होना करना पड़ेगा, दैट इज एनआईएसएम क्रैक करना पड़ेगा। सेबी का एग्जाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का, ये थोड़ा क्रैक करना पड़ेगा। वो क्रैक करके इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम क्रैक करके वो जॉब में ज्वाइन कर सकता है। कोई भी रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में है, तो आप प्लीज़ बोलिए उनको, ठीक है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट में सबको बोला, इसीलिए मैं आप लोगों को भी थोड़ा बोला। मैं शायद किसी किसी को मैसेज भी शेयर कर दिया कि अगर किसी, क्या पता किसको जॉब का ज़रूरत है, वो अगर है तो फिर वो एक एनआईएसएम क्रैक करेगा, सरकारी एग्जाम है, लाइसेंस लेगा और फिर चालू करेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएफए, ठीक है, एज वेल एज सीएस। ये देखिए सर, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस, इसके लिए भी हायर लेवल जॉब ऑफर चल रहा है। तो नॉट जस्ट इन मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, बट इन बहुत सारे जगह में आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि कस्टमर्स, या फिर, तो मोतीलाल ओसवाल क्यों हायर कर रहा है? बिकॉज मोतीलाल ओसवाल को अपना कस्टमर हैंडल करना है। यस और नो? प्लीज टेल मी सर, कंपनी को अपना कस्टमर हैंडल करना है कि नहीं करना है? Yes, sir. है ना? अब आप वो पूछोगे सर मोतीलाल ओसवाल क्या करता है? सर मोतीलाल ओसवाल एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, स्टॉक मार्केट लिस्टेड भी है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, मुंबई बेस्ड कंपनी है। कोलकाता हेडक्वार्टर में भी रिसेंट पोस्टिंग भी चल रहा है, ठीक है। 1987 में कंपनी बना था। बीएसई एंड एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। इंडिया के बाहर भी इनका ब्रांचेस है सर, ठीक है। देख सकते आप क्या काम करता है सर, क्या काम करता है मोतीलाल ओसवाल, क्या काम करता है सर? मोतीलाल ओसवाल ब्रोकिंग सर्विस है, म्यूचुअल फंड्स में है, वेल्थ मैनेजमेंट में है। मतलब बेसिकली जो कॉमर्शियल एरिया है इंडिविजुअल्स का, कंपनी का, वो सब मैटर को हैंडल करता है। इनका बहुत सारा सब्सिडरी ब्रांच भी है, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट, एज होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ। 35 साल हो गया कंपनी का, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब जो कैंडिडेट इनको मांग रहे हैं, मतलब अभी रिसेंटली जो मेरे साथ जो कांटेक्ट हुआ है, उसके हिसाब से इनको अभी इक्विटी एडवाइजरी का बहुत ज़रूरत है,
वो अभी इक्विटी एडवाइजर एंड ऑल्सो म्यूचुअल फंड्स का भी एक टाइम पे जरूरत हुआ था। मैं वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट करके जो ऑलरेडी बीकॉम एंड सीए सीएमए ये सब फील्ड से थे, उनको भी बोला था, जिनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट था वो उस तरह से ज्वाइन किया था सर। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अब मोतीलाल ओसवाल को अपने कस्टमर्स को हैंडल करना है, जो इनका ब्रोकर्स है, मतलब जो इनका क्लाइंट है, जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो इनके पास अपना वेल्थ मैनेज करते हैं, इनको बेसिकली टैकल करना है। तो ये जो बाहर के लोगों को कनेक्ट करना है ना सर बिजनेस एनवायरनमेंट में, मोतीलाल ओसवाल अपने अंदर तो एक कंपनी है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ये सर नो? कस्टमर तो इनके घर के लोग नहीं लगते सर। प्लीज टेल मी, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं क्या Yes, वो sir. उनका घर का तो नहीं होता, बाहर के होते हैं। तो बाहर के लोगों को अंदर का बनाना पड़ेगा ना। तो यू मस्ट अडेप्ट विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, फैक्टर्स आउटसाइड द फार्म व्हिच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटीज। जो फार्म के बाहर चल रहे वही कंपनी को अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएगा। और थ्रेड्स, हाँ थ्रेड्स भी है, कॉम्पिटिटर है ना सर, कॉम्पिटिटर है ना। जैसे मोतीलाल का बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है सर? आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, एसबीआई सिक्योरिटीज है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। तो थ्रेड्स भी है अपने कॉम्पिटिटर से। ऑल्दो देयर आर मेनी फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फैक्टर्स आर सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट रूल्स, जो आपको अभी अभी मैं समझा रहा था। तो एक फार्म को कितने सारे मैटर को संभाल के चलना पड़ता है। हेलो सेवंती, सोमनिता, समझ में आया? Yes, sir. ओके सर, ठीक है। अच्छा मैं ये जो मोतीलाल ओसवाल का जो मैंने अभी आपको बताया, सीरियसली अगर किसी को जेन्युइन नीड है आप ज़रूर प्लीज़ बोले। अब मैं आपको, जिसके पास अगर नहीं है पीडीएफ का, मतलब ये इसका जो एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ है मैं शेयर कर लूँगा, बिकॉज बहुत जेन्युइन नीड है अभी जिनको जॉब का, वो जरूर कम्युनिकेट कर सकता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सर बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक भी हो सकता है। सर कैसे? हाउ हाउ इट विल बी कॉम्प्लेक्स, हाउ इट विल बी डायनामिक? सर थोड़ा वेट करो, अभी समझाता हूँ। सर बिजनेस एनवायरनमेंट मल्टी फैसेटेड भी होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर रीचिंग इम्पैक्ट भी होता है। सर कैसे? सर कैसे समझना पड़ेगा ना। तो चलो सर मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। अच्छा कॉम्प्लेक्स क्यों है? जटिल। कॉम्प्लेक्स मतलब बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी में भी जटिल। जटिल क्यों है? सर एनवायरनमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, events, conditions, influence arising from different sources. It is difficult to comprehend at once of the factors constituting a given environment. All in all, the environment is a complex that is somewhat easier to understand in parts but difficult to grasp in totality. Point to be noted, sir. कि environment एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, भले ही आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट नॉलेज हो, you know law, you have a good business law sense, you have a good account sense, फाइनेंस का भी अच्छा सेंस है आपका, स्टॉक का भी आपका अच्छा सेंस है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, ठीक है, आपको मैनेजमेंट भी अच्छा आता है, बहुत चीज़ आपको आता है। लेकिन फिर भी आप अगर बिजनेस ही नहीं समझ पाओगे तो फिर इतना नॉलेज लेके क्या करोगे? या फिर आप इंजीनियर अच्छे हो, ठीक है, आप अपने अपने जगह में जो भी हो, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, बट इफ़ यू कांट मेक बिजनेस, या फिर बिजनेस का कॉम्प्लेक्सिटीज अगर आपको समझ में नहीं आता, तो फिर आप फेलियर हो जाओगे सर। आपको मिलेगा एक बिग जीरो, एग्जाम का जीरो नहीं, ये लाइफ का जीरो है। और जब बिजनेस फेलियर मतलब जॉब फेलियर। सर ऐसा होता है कि बिजनेस फेलियर मतलब जॉब फेलियर? हेलो? Yes, sir. यस, बिजनेस फेलियर मतलब जॉब फेलियर, बिकॉज बिजनेस ही तो जॉब को क्रिएट करेगा। जैसे एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ आपको, बिग बाजार बंद हो गया है या फिर बिग बाजार को रिलायंस ने खरीद लिया, क्या आपको पता है? Yes, sir. बिग बाजार फ्यूचर फ्यूचर ग्रुप के नाम पे चलता है सर, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर रिटेल। ফিউচার अभी গ্রুপ মনে হয় আবার ব্যাক করে নিয়েছে ওটা প্রপার্টিটা। ऐसा कुछ चल रहा है कि फ्यूचर रिटेल बोल रहा है कि वो फिर से केस चल रहा है सर।
Amazon opposes future retail insolvency plea, बेसिकली वो अपने आप को इंसॉल्वेंसी के लिए बोला, Amazon बोल रहे नहीं इंसॉल्वेंट नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अलग अलग किस्सा चल रहा है अभी फ्यूचर रिटेल को लेके। ठीक है, बियानी जी का है, ठीक है, बियानी जी का बिजनेस है, लेकिन बिजनेस बहुत ही मुश्किल में है सर। और जो फ्यूचर रिटेल में काम करते हैं, मतलब जो बिग बाजार में काम करते हैं, इनको भी बहुत चिंता में है कि कभी भी जॉब जा सकता है। एक ब्रांड के बारे में मुझे रिसेंटली याद आ रहा है सर, जेट एयरवेज। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा जेट का, चढ़े भी होंगे शायद, जेट यस में सर। चढ़े, हाँ, है ना। जेट एयरवेज बहुत दिन बंद था इनका ऑपरेशन, जेट एयरवेज का ऑपरेशन बंद था, मतलब मार्केट में जेट एयरवेज का फ्लाइट नहीं उड़ता था सर। लेकिन फिर से 2 दिन पुराना बात है, जेट एयरवेज फिर से अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। सर बंद क्यों था? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा था। मेरे स्टॉक मार्केट NISM क्लासेस में ये सब का केस स्टडीज होता रहता है अकाउंट्स में। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब बिजनेस बंद हो जाता है, जेट का कितने सारे लोगों को जॉब जॉब से हटाया गया, फिर कुछ किसी किसी को इंडिगो ने लिया, किसी किसी को टाटा ने लिया। ठीक है, टाटा का बहुत सारे एयरलाइंस है ना, टाटा एयर एशिया है, विस्तारा है, ठीक है। किसी ने सिंगापुर ने लिया, सिंगापुर एयरलाइंस ने, किसी को एयर एशिया ने लिया। तो ऐसे डिफरेंट जगह में कोई कोई गया, किसी किसी का जॉब लॉस हो गया। तो बिजनेस फेलियर मतलब जॉब फेलियर। सर अब आप कहेंगे सर तो फिर बिजनेस फेलियर क्यों होता है? सर बिजनेस फेलियर इसलिए हो जाता है कि जब हम लोग बिजनेस का कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ नहीं पाते। जैसे मोबाइल फोन्स मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर बुक्स ऑब्सोलीट हो गया। आज के डेट में मोबाइल फोन में ही सब कुछ हो जाता है, तो फिर म्यूजिक सिस्टम का उसे जरूरत बहुत कम हो गया है। बुक्स ऑब्सोलीट हो चुका है बहुत केस में। कोल्ड वॉर अमंग्स कंट्रीज और चेंजिंग इंटरनेशनल टैक्स लॉज आर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्ड टू फॉर ए बिजनेस। कंट्री के बीच में कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल लॉ में चेंजेस, ये सब बिजनेस को इफेक्ट करता है। जैसे कि भारत में PUBG बैन हो गया था, बिकॉज इंडिया के साथ चाइना का क्या चल रहा था? बोलिए सर, इंडिया के साथ चाइना का क्या चल रहा है? अभी भी चल रहा है कोल्ड वॉर, है ना सर। ये हमारे लद्दाख सीमांत में, ठीक है, चाइना अपना बेसिकली इसको एनक्रोच करने के लिए आ गया। ठीक है, ये बेसिकली हमारे जमीन पे पैर रखना चाहता है, तो भारत इसको रोक रहा है। और भारत बेसिकली अरुणाचल में भी ये तंग करता है और लद्दाख में भी ये प्रॉब्लम करता है। कश्मीर का एक कान ऑलरेडी खा के रखा है, अक्साई चाइना के नाम पे जाना जाता है सर। कश्मीर का एक कान ऑलरेडी ये लेके रखा है। तो कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी एक रीजन हो सकता है। समय के साथ साथ प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। अगर हमें ये सब दिखाई नहीं देता तो फिर हम कॉम्प्लेक्सिटीज को समझेंगे कैसे? आपको बात समझ में आ रहा है सर? Yes. ठीक है, डायनामिक भी है बिजनेस। फिल्म इंडस्ट्री जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम रिंगटोन्स। एक टाइम था, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, एक टाइम था रिंगटोन से बहुत पैसा कमाता था कंपनी। ये बहुत सारे म्यूजिक चैनल्स होता था। मुझे इतना अभी याद नहीं, आजकल इतना म्यूजिक चैनल्स तो टीवी में कोई देखता नहीं है। एक होता था बंगाली में संगीत बांग्ला, आई डोंट नो अभी भी है कि नहीं। एक होता था अ, हिंदी में भी बहुत सारे थे, जैसे जी म्यूजिक बोल के एक था, फिर एक था बिफोर यू म्यूजिक बोल के एक था। आई डोंट नो अभी मुझे पता नहीं सर, क्योंकि आजकल टीवी उतना मैं देखता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। मेरे घर पे टीवी भी है नहीं, मतलब मेरे कोलकाता के फ्लैट में तो टीवी नहीं है, घर पे है, माँ पापा के पास है, लेकिन टीवी आजकल मैं कम ही देखता हूँ। तो एक जमाना था ना सर बिफोर यू म्यूजिक में या संगीत बांग्ला में, इस गाने को कॉलर ट्यून बनाने के लिए इस नंबर पे SMS कीजिए, फिर आपके मोबाइल से बैलेंस काट लेता था, रिंगटोन आपके मोबाइल में आ जाता था। हेलो, Yes. यस सर। है ना। तो बेसिकली इससे रिंगटोन मतलब कंपनीज को कितना पैसा मिलता था सोचिए, कॉलर ट्यून्स, रिंगटोन्स और कॉलर ट्यून्स। लेकिन क्या आज के डेट में रिंगटोन कॉलर ट्यून से पैसा कमाया जाता है सर? म्यूजिक CD কিছু কিছু কোম্পানি নাই স্যার। बहुत रेयर और बहुत ही सस्ता हो गया, मतलब नॉट। হ্যাঁ हाँ, जियो में तो फ्री देता है, जियो में तो फ्री देता है।
হ্যাঁ ফ্রি দেবে, কিন্তু আপনার চয়েস মতো নিতে গেলে তখন একটা পয়সা মনে হয় নেয়। मे बी জানি बट না, আমার কোনো কলার টিউন আমি রাখি না ওই জন্য। मे बी बट मैंने देखा बहुत लोगों को रखते हुए फ्री में ही कर लेते हैं जियो में। आई डोंट नो अगर चॉइस का है तो कितना चार्जेस है, बट आज की डेट में ये बहुत ही कम हो गया, मतलब ये रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं कर पाएगा। म्यूजिक सीडी, आजकल म्यूजिक सीडी सेल होता है क्या? नहीं, आज के डेट में म्यूजिक सीडी नहीं है, उल्टा सब्सक्रिप्शन वगैरह आ गया है किसी के पास, जैसे कि गाना.com, सावन.com। अगर आप अच्छे से यूट्यूब म्यूजिक है ना, अगर आपको अच्छे से गाना देखना है, सुनना है, तो आप वो सब सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। रोबोटिक्स आ चुका है, रोबोटिक्स इज चेंजिंग द वे इंडस्ट्री इज यूज्ड टू ऑपरेट, दस द ओल्ड वेज आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, है ना, पुराना सिस्टम चेंज हो गया है। तो बिजनेस वर्ल्ड काफ़ी बदल गया है सर, काफ़ी बदल गया है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो डायनामिक है, अगर आप डायनामिज्म के साथ नहीं रह पाते हो तो मुश्किल में होगा। ठीक है, अच्छा सर आप लोग 2 मिनट इसको मल्टी फैसेटेड को रीड कीजिए, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ सर। ठीक है, 2 सेकंड में आता हूँ। जस्ट आप मल्टी फैसेटेड को एक बार गो थ्रू कीजिए, जस्ट अ मिनट। ओके सॉरी सर, 2 सेकंड। अच्छा, क्या आप लोगों ने रीड किया सर? हेलो, यस सर। अब देखिए मल्टी फैसेटेड कैसे हो गया, हर तरह का चीज़ बिकता है। अब आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो यही है, मैं यही सेल करूंगा, ये थोड़ी ना चलेगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग डिमांड है, सबका डिमांड पूरा करना है ना। एलसीडी एंड प्लाज्मा, ये टीवी पहले एक टाइम पे होता था, उसको जगह ले लिया एलईडी। नाउ एलईडी इज गिविंग अवे टू 3D टीवी। आजकल तो एंड्रॉयड आ चुका है ना सर। तो कहने का मतलब है अगर आप अलग अलग दिशा में अपने आप को चेंज नहीं करोगे, what shape and character an environment assume depends on the perception of observer। आपका दूरदर्शिता, क्या आप दूर का देख पाते हो? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एज ए बिजनेसमैन, एज ए पॉलिटिशियन, दूर का देख पाना बहुत जरूरी है सर। सर पॉलिटिशियंस को भी देखना चाहिए क्या? हाँ, बिना पॉलिटिशियन तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन, इनका दूरदर्शिता होना बहुत जरूरी है। ऐसे सभी का जिसका फिलोसॉफी जितना दूर तक जाएगा वो उतना दूर का समझ पाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, हमारे वेस्ट बंगाल में एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, ज्योति बासु। किसी किसी के हिसाब से बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन है। मेरे लिए रेस्पेक्ट वगैरह का कुछ मैटर यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर मैं फिलोसॉफी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। 2 सेकंड। जब कंप्यूटर हमारे इंडिया में एंटर किया था, जब कंप्यूटर इंडिया में एंटर किया था सर, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, तब ज्योति बासु वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। आईटी सेक्टर्स का डिमांड बढ़ रहा था, तो आईटी हब को बनाने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनीज, यूएसए बेस्ड, इंग्लैंड बेस्ड, बेसिकली यूएस बेस्ड, वेस्ट बंगाल को अपना अटेम्प्ट किया था पहले। बिकॉज वेस्ट बंगाल में स्किल्ड लेबर, पढ़ा लिखा लोग, बंगाली पढ़ा लिखा में मतलब बंगालीज का क्या है ना, वो एडुकेटेड होते हैं सर, ये तो है। तो स्किल्ड लेबर मिल जाएगा यहाँ पर और थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा, ये सबको पता था। बट बासु ने बोला
ज्योति बासु ने बोला कि नहीं, हम कंप्यूटर को वेस्ट बंगाल में घुसने नहीं देंगे। क्या आप लोगों ने ये खबर पता है सर किसी को? और ये सच का यस बात है, सर। मैं रियल फैक्ट्स के बता रहा हूँ। मुझे मैं बार बार बोलूंगा सर, कोई पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नहीं बोलना है मुझे। आई एम जस्ट अबाउट द डिसीजन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। तो वेस्ट बंगाल में कंप्यूटर एंटर करने में काफ़ी देरी हुआ। अब क्या प्रॉब्लम है, जब 92 93 में कंप्यूटर इंडिया में एंटर कर चुका है, और उसका पूरा बेनिफिट किसने उठाया, अपॉर्चुनिटी किसने लिया? देखो सर, बिजनेस एनवायरनमेंट है, अपॉर्चुनिटी हमेशा दिखता है। अब आपके ऊपर है कि आप लोगे कि नहीं लोगे। सर आप बेंगलुरु को देखो, ये अपॉर्चुनिटी किसने उठा लिया सर? साउथ ने, बेंगलुरु ने उठा लिया, हैदराबाद ने उठा लिया, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी साउथ इंडिया, कर्नाटका, बेंगलुरु ने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। और आज के डेट में भारत का तो टेक, जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएटिंग, सबसे ग्रोइंग, इकोनॉमिकली डेवलप सिटी क्या है? बेंगलुरु है ना। मैं बिजनेस वाइज बात कर रहा हूँ। लेकिन वेस्ट बंगाल, कोलकाता इससे पीछे रह गया सर। बाद में 98 के आसपास में, ठीक है, कम से कम 7-8 साल बाद, सॉल्ट लेक, आप लोगों को सॉल्ट लेक तो पता है ना सर? तो सॉल्ट लेक जो टाउन सिटी है, मतलब जो टाउनशिप है, वो तो विधाननगर जी ने, मतलब विधान रॉय ने तो बना के गया था, वो अलग बात। बट सॉल्ट लेक में जो सेक्टर 5 एरिया है, आपको पता है ना सर सेक्टर 5? हेलो। यस सर। ये सेक्टर 5 आईटी हब के लिए जाना जाता है सर, ठीक है। दिस इज द एरिया सेक्टर 5 का, ये आपका, ये सॉल्ट लेक है। ये जो एरिया है ये सॉल्ट लेक एरिया है, दिस वन, ठीक है। नहीं, नॉट दिस वन, कहाँ चला गया? ये दिस वन, ठीक है। ये देखिए सेक्टर 5, ठीक है। ये जो ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा सॉल्ट लेक है। और इस ब्लॉक के अंदर ये है आपका सेक्टर 5, ठीक है। ये तो नॉर्मल सॉल्ट लेक है, इसको बाहर छोड़ के ये जो एरिया अलग से बनाया गया है, ठीक है। आई होप आप दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज सेक्टर 5। ये सेक्टर 5 को आईटी हब या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में बनाया गया, ठीक है, 98 99 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आके, 10 साल बाद। लेकिन तब बाकी का भारत, स्पेशली साउदर्न इंडिया, ठीक है, इवन नोएडा, दिल्ली साइड, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर दिल्ली, ये सब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया था। तो बंगाल पीछे रह गया कंपटीशन में, और क्या। आज भी वही है, आज भी वही हालत है। थोड़ा जब पीछे देखो भाई, स्टार्ट इसने किया तो इनको तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा ही। बात समझ में आ रहा है सर? अब जितना देरी करके समझोगे उतना देरी आपका होगा, ठीक है। तो समय का मांग है, समझना पड़ता है। अब देखो, ज्योति बासु ने क्या एक्सक्यूज दिया था? उनका मानना था कि कंप्यूटर आने से बहुत लोग बेकार हो जाएगा, मतलब जॉबलेस हो जाएगा। लेकिन ये कोई बात थोड़ी है, आप एक इतने बड़े पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर हो, आपको ये सोचना चाहिए था ना कि कंप्यूटर आने से न्यू काइंड ऑफ जॉब क्रिएट होगा। हेलो। Yes, sir. है ना। आपके अंदर ये नॉलेज आम आदमी पे थोड़ी होता। आप तो आम आदमी नहीं हो, यू आर नॉट ए मैंगो मैन। हाँ सर, यू आर नॉट एन मैंगो मैन, आप मैंगो मैन थोड़ी थे, मतलब आम आदमी, मतलब कॉमन मैन। आप तो खास थे, चीप थे। आपको सोचना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पॉलिसी पे डिपेंड कर रहा था कि वेस्ट बंगाल में आईटी हब बनेगा कि नहीं बनेगा। बाद में बना, बट छोटा मोटा। सेक्टर 5 आज बहुत ही छोटा एक आईटी हब है सर। और मैक्सिमम सेक्टर 5 में इतना खराब हालत है बिजनेस सिचुएशंस, मतलब डुप्लीकेट कंपनीज भर रहा है सर। बाद में न्यू टाउन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके कुछ कंपनीज आया, ऐसे कलकत्ता बड़ा शहर है, कुछ तो हो ही जाएगा। बट जितना इसका क्रेडिबिलिटी है उसके हिसाब से कुछ नहीं है, जिसका इतना क्रेडिबिलिटी है उसके हिसाब से कुछ नहीं है। मतलब इसका अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, इसके पास स्कोप बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी में कभी भी प्रॉपर वे में इसको नहीं अपनाया गया। तो धीरे धीरे बाकी लोग आगे बढ़ रहा है, ये पीछे जा रहा है, ठीक है। हम लोग एक छोटा सा न्यू टाउन को देख के खुश हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन और दूसरे स्टेट में जाने से समझ में आता है कि बाकी लोगों ने क्या किया, ठीक है। वो कुआं का मेढक बन के रहने से वही हालत होता है, ठीक है। मेढक समझते हैं ना आप लोग, बैंग, ठीक है। कभी कभी हमें लगता है नहीं नहीं हमारे पास भी है, अरे क्या है हमारे पास। 2022 चल रहा है, बाकी जगह जाके देखो क्या डेवलपमेंट किया है, कैसा बिजनेस दे रहा है। और हमारे यहाँ पर देखो, और एक टाइम पे बंगाल दुनिया को लीड करता था, भारत को लीड करता था। तो ये दुख की बात है सर।
अगर पॉलिटिशियंस प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाएगा, और न्यूली बंगाल से बिजनेसमैन भी नहीं बन पा रहे। एक टाइम था मारवाड़ी बिजनेसमैन, गुजराती बिजनेसमैन बंगाल से बनता था, बट आज बंगाल से न्यू बिजनेसमैन भी नहीं बनते हैं। बिरला वगैरह तो बंगाल का ही है, आईटीसी भी बंगाल का है, लेकिन आज वो अपना हेडक्वार्टर को भी चेंज कर दिया। इवन भारत के पब्लिक सेक्टर्स बैंक, जो सरकारी बैंक में से कम 4-5 बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये भी अपना शिफ्टिंग कर दिया। बिकॉज यहाँ पर बात में पॉलिटिक्स होता है, चोलछे ना चोलवे ना। लेबर लोग पॉलिटिकल पावर के साथ मिलके, ठीक है, यूनियन बाजी करके झंडा गाड़ देता है। अरे ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन बात में बिजनेस को बंद करके झंडा क्यों गाड़ना है? बिजनेस हमेशा चलते रहना चाहिए, बिजनेस को कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका मांग पूरा किया जा सकता है, उसको लेके बात विचार होगा, लेकिन बिजनेस को बंद करके थोड़ी। आपको पता है सर, हमारे वेस्ट बंगाल में कितना जूट मिल हुआ करता था? हेलो, गैंजेस बेसिन इज नोन फॉर जूट मिल। फैक्ट्री का बाजार लगा हुआ था। ये जो गंगा है ना, कोलकाता के बीचों बीच से जो काट के एकदम इस तरह से जा रहा है, आ रहा है, इसके बीचों बीच कितना सारा जूट मिल हुआ करता था। जस्ट बिकॉज यूनियन बाजी करके, पॉलिटिकल हंगामा करके, हाँ ठीक है, ओनर लोगों ने भी कुछ गलती किया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बंद नहीं होना चाहिए। हाँ सर, बात में बंद करोगे तो सब बंद ही हो जाएगा ना। पॉलिटिक्स पॉलिसी बनाते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। पॉलिसी कभी भी देश को बंद करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है ब्रिटिश जमाने में जैसे गांधी जी असहयोग करते थे, हाँ, वो उस टाइम के लिए सही था, वो ब्रिटिश जमाना था। अब ब्रिटिश के अगेंस्ट में आप क्या करोगे? बंद ही ना करोगे। अब आप तो आजाद भारत में हो, अब आज की डेट में बंद का राजनीति बंद करो यार। लेकिन आज भी कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है जो आज भी बंद बंद बात करता है। अबे बंद करके कुछ नहीं होगा, स्ट्राइक करके कुछ बंद मतलब क्या? आप नेगेटिव बात कर रहे हो। अब आगे बढ़ने के बारे में कुछ बोलो ना। जब आप पावर में थे तब भी बंद, जब आप पावर में नहीं हो तब भी बंद। मतलब ये कल्चर ही बेकार है ना। ये बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करता है? डे बाई डे पीछे धकेलता है। डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ नहीं है। मैं वेस्ट बंगाल के बारे में ज्यादा बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज दिस इज माई होम स्टेट एंड आई कैन से कि मुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है। अब मैं बिहार के बारे में भी बोल सकता हूँ, मेरे पड़ोसी स्टेट है, ठीक है, इनका भी अपना प्रॉब्लम है। इनका तो प्रॉब्लम कुछ और ही है, ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो गुंडागर्दी में बदल गया है, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट जस्ट एक आइडिया लेने के लिए आपको मैं कुछ बात बताया। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, बिजनेस डायनामिक है, बिजनेस मल्टीफेसेटेड है, बिजनेस फार रीचिंग इम्पैक्ट भी है। सर फार रीचिंग मतलब आप अपना इम्पैक्ट बहुत दूर तक डाल सकते हो। जैसे कि an organization like Aditya Birla Group has moved from textile to cement to retail and to financial service as well as telecom due to changing circumstances। देखो सर, स्टार्टिंग में एक बात कर रहा था ना, सेवंती, तब सेवंती थे और कोई नहीं था उस टाइम लाइव में, कि परिवर्तन ही संसार का नियम है ना। गीता का जो वाणी है, श्री कृष्ण भगवान बार बार बोलते हैं, और हमारे किताब के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर श्री कृष्ण का वाणी तो यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसा कल्चर अभी नहीं है हमारे देश में, फॉरेन कल्चर आ गया है। तो डार्विनिज्म पढ़ रहे हैं, तो डार्विनिज्म क्या बताते हैं? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, वही सर्वाइव करेगा जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तन कर पाएगा, है ना। Origin of new species, struggle for existence, and strongest of the species that will survive, not the most intelligent but the one most responsive to change। जो अपने आप को समय के साथ बदल सकता है वही इस समाज में, दुनिया में टिक पाएगा। जो नहीं कर पाएगा उसको दुनिया से जाना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स लाइक दैट, परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन के साथ आपको चलना चाहिए। जैसे बिरला ग्रुप ने दिखाया, जैसे टाटा ने दिखाया, जैसे रिलायंस ने दिखाया। रिलायंस का एक रिसेंट बात करें आपको, रिलायंस ने जियो लाया है ना सर। रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी का कंपनी। मुकेश अंबानी जियो लाने से पहले उसका भाई के पास रिलायंस कम्युनिकेशन था, लेकिन वो अपना रिलायंस कम्युनिकेशन को डुबा दिया। तो रिलायंस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था
कि जब तक कम्युनिकेशन का बिजनेस 10-12 साल नहीं हो जाता तब तक रिलायंस कोई टेलीकम्युनिकेशन में नहीं आ सकता। अब उसका भाई अनिल अंबानी डूब गया तो रिलायंस ने बोला कि भाई ठीक है, तुमने तो नहीं कर पाए, मेरे को दो, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। तो मुकेश अंबानी उसके बच्चे लोगों को साथ लेके मॉडर्निटी के साथ जियो को लॉन्च किया। अब जियो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आते ही बहुत लोगों को दिमाग में होश ठिकाना पहुंचा दिया। जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन जैसे बिजनेस को भी दिक्कत में डाल दिया। तो पॉइंट इज दैट जब जियो को पूछा गया रिलायंस को कि भाई आपके लिए तो मेन बिजनेस क्या है, रिलायंस का मेन बिजनेस क्या है, तो रिलायंस का मेन बिजनेस है ऑयल रिफाइन करना। पता है आप लोगों को? ऑयल रिफाइनरी या केमिकल बनाना, ये सब काम है, यही इनका मेन है। ये जो पेट्रोल डीजल फॉरेन से आते हैं इनको रिफाइन किया जाता है, फिर विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, सरकार को भी दिया जाता है। तो जियो ने बोला कि भाई डेटा इज द न्यू ऑयल, हमारे फोन में डेटा नहीं होता तो हमारा चिंता पड़ जाता है सर। तो जियो को लॉन्च करने के बारे में उनका फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट ये है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो जिसने ये समझ गया वो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा ना। सिर्फ पैसा होने से बिजनेस नहीं बढ़ता सर, पैसा बहुतों के पास कम बेसी होता है, लेकिन बिजनेस बनाने के लिए आपको दूर का सोचना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फार रीचिंग इम्पैक्ट। समझ में आया? हेलो, Yes, प्लीज टेल sir. मी। क्या? सो दिस इज हाउ अ बिजनेस वर्ल्ड एंड बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, अब बता दिए सर, कैरेक्टरिस्टिक के साथ आपको इंपॉर्टेंस भी बता दिए। डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, उसको आइडेंटिफाई करने में बिजनेस आपको हेल्प करता है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है। गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, आपको एक सही दिशा देता है जिसके ऊपर बेस करके आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा पाते हो। प्रॉपर एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वेस्ट बंगाल लैग एनवायरनमेंट, करेंटली ममता दीदी ने कुछ रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहा है, आपको पता है? हाँ, क्या रेक्टिफाई किया? बहुत कोशिश करके ममता दीदी ने, बड़े बिजनेसमैन है, जैसे आप लोग अदानी का नाम सुने सर? Yes, sir. अदानी बंगाल में पोर्ट बनाएगा सर, ऑलरेडी बीड हो चुका है, जीत गया सर। ठीक है, बीड उसने मात कर लिया। ऐसे पोर्ट बिजनेस में अदानी पोर्ट बहुत ही फेमस है। अभी भारत क्यों, एशिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी है सर। हमारे वेस्ट बंगाल में ताजपुर के बारे में जानते हैं आप लोग? ताजपुर, Yes, ये sir. देखो, ये है ताजपुर, दीघा और मंदारमनी के बीच में है। ये है मंदारमनी, ये है ताजपुर, यहाँ पर है आपका ये मंदारमनी बीच। ठीक है, मंदारमनी थोड़ा बड़ा है, और ये रहा ताजपुर। और कहाँ है दीघा, कहाँ है सर? दिस इज दीघा। ठीक है, तो दीघा और मंदारमनी के बीच में ये जो एरिया है ना सर, दिस एरिया, ये ताजपुर एरिया, ये पोर्ट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा एरिया है माना जाता है सर। ठीक है, मतलब यहाँ पर समुद्र में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर एकदम क्लोजली इसके आसपास तक बड़े बड़े जहाज आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर समुद्र में डेप्थ है। नॉर्मली बंगाल के आसपास में ना डेप्थ बहुत कम मिलता है। ठीक है, बट ये ताजपुर एरिया है जहाँ पर डेप्थ है, तो ताजपुर में एक पोर्ट बनाएगा, और ये पोर्ट बंगाल के लिए हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगा। ये ताजपुर पोर्ट क्यों बनेगा? ये ताजपुर पोर्ट एक्चुअली बंगाल, झारखंड, ओडिशा, ठीक है, बंगाल, झारखंड, ओडिशा का जो भी रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि कोयला, रॉ मतलब रॉ आयरन और बक्साइट, ठीक है, जो भी खनिज पदार्थ हमारे आसपास के जंगल में मिलता है, पहाड़ी में मिलता है। ठीक है, आपको पता देखने से ही पता चला, सिमली पार्क नेशनल पार्क छोटानागपुर मालभूमि रेंज का बहुत बड़ा है। ईस्टर्न घाट्स भी आसपास में है उड़ीसा में। ठीक है, तो बहुत सारे पहाड़ी एरिया में बहुत सारे माइंस है। ये सब माइन से जो भी प्रोडक्ट आएगा ये यहाँ से हमारे ताजपुर में पहुंचेगा। ताजपुर से वो लोड होके, ताजपुर से लोड होके दुनिया के अलग अलग देशों में या फिर भारत के अलग अलग स्टेटों में भी जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? सर आप बोलोगे सर दीघा तो फिर इससे पहले कैसे होता था? फिर इससे पहले देयर इज अनदर पोर्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा पोर्ट का नाम पता है आपको? पारादीप।
सर उड़ीसा में एक प्रॉब्लम है, मैक्सिमम टाइम साइक्लोन के कारण ये भी प्रॉब्लम में रहता है। तो साइक्लोन कभी उड़ीसा में है तो कभी आंध्रा में है, तो जब इधर इधर प्रॉब्लम होगा तब प्रोडक्ट को कहाँ भेजा जाएगा, इधर भेजा जाएगा। इससे क्या होगा, वेस्ट बंगाल में भी बिजनेस डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्टिंग डेवलपमेंट होगा, जॉब भी क्रिएट होगा। स्पेशली ईस्ट मिदनापुर काफ़ी डेवलपमेंट होगा, हावड़ा हुगली ये सब आसपास के एरिया से लोगों को लिया जाएगा, है ना सर। इट्स अ गुड गुड थिंग। समझ में आ रहा है। यस सर। तो बहुत कोशिश करके ममता दीदी ने अदानी को मना लिया, ठीक है। अब अगर पहले जैसा हालत हो जाए ना, चोल छेना चोल बेना कर दे तो जैसे पहले सीपीएम करता था, सीपीएम को देख देख के ममता दीदी ने भी वही किया, टाटा को भगाया, ठीक है। और अभी ममता दीदी को अगर मतलब अगर बंगाल में मानो बीजेपी अभी मतलब मेन ओपोनेंट है, ठीक है, अब बीजेपी भी अगर चालू कर देगा बंगाल में, बिकॉज दिस इज आवर कल्चर, ठीक है। मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज बेसिकली बंगाल का एंटी बिजनेस कल्चर, ठीक है। अब ताजपुर में अदानी जीत गया, अब मानो कि बीजेपी का लोग जाके झंडा गाड़ दिया, चोलछे ना चोलवे ना, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव एनी क्रेडिट टू ममता दीदी, ठीक है। अगर उनको ऐसा उनके मन में चले तो क्या होगा, बंगाल का बिजनेस सिचुएशन बेकार हो जाएगा। जैसे ममता दीदी ने सीपीएम के टाइम पे टाटा को भगाया, ठीक है, सेम काम इससे पहले भी किसी ने किया था। तो अगर सेम चीज अगर बीजेपी भी करे तो बहुत खतरनाक बात होगा, एंड मुझे नहीं लगता बीजेपी ऐसा करेगा, बिकॉज बंगाल बीजेपी अगर करना चाहे भी तो, बट सेंट्रल बीजेपी करने नहीं देगा, ठीक है। बिकॉज ये प्रो बिजनेस एक गवर्नमेंट है सर करेंटली, जो बिजनेसमैन के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं और पूरा देश भर में बिजनेस को डेवलप करने के लिए काफ़ी सोच विचार में हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, ठीक है। भारत का बिजनेस रैंकिंग वर्ल्ड वाइड, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी का तारीफ बेकार में नहीं करता, फैक्ट्स के साथ बताता हूँ। अगर आपको मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों इस गवर्नमेंट का तारीफ किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप ही देख लो। सर दिस इज अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी इस रैंकिंग को रिसेंटली बंद किया गया बिकॉज चाइना ने थोड़ा बहुत खराब किया, चाइना ने डुप्लीकेसी किया, रैंकिंग को मैनिपुलेट किया, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इसको बंद किया। आप देख सकते हैं सर, ये वर्ल्ड बैंक का फैक्ट रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दुनिया भर में कौन सा देश रैंकिंग में कैसे अच्छा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा रहने से ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा। हेलो, प्लीज टेल मी। बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होने से तभी ना आपका रैंकिंग अच्छा होगा, ये सर नो, यस। ठीक है। चलो सर फैक्ट्स में बात करते हैं, और ये न्यूट्रल फैक्ट्स है ना, कोई बीजेपी सरकार का फैक्ट्स नहीं है। सर वर्ल्ड रैंकिंग 1 में है न्यूजीलैंड, सबसे आसान है बिजनेस करना और सबसे बेहतरीन बिजनेस एनवायरनमेंट है न्यूजीलैंड में, काफ़ी दिनों से नंबर 1 रैंकिंग में है, नंबर 1 2 3। सिंगापुर सेकंड में है, हांगकांग, डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्जिया, यूके, नॉर्वे, डेवलप्ड नेशंस, स्वीडन, लिथुआनिया, मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नॉर्थ मैसिडोनिया, इस्टोनिया, ठीक है। ये सब टॉप 18 में है। सर भारत कहाँ है, चलो सर भारत की तरफ बढ़ते हैं। वेर इज इंडिया, वेर इज इंडिया। सर चाइना इज इन 31, इससे पहले चाइना 46 में था। भारत कहाँ है, दिखा आपको, दिखाई दिया भारत का रैंकिंग 63, अप्रॉक्स 200 कंट्रीज के बीच में भारत का रैंकिंग है 63। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, 2014 में भारत का रैंकिंग था 142, मतलब करेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भारत को लेने से पहले भारत का रैंकिंग वर्ल्ड वाइड 142 130 के आसपास हुआ करता था। फिर 2016-17 में भारत का रैंकिंग 100, फिर 18 में 77, फिर 19-20 में 63 पे आके रुका। छलान मार रहे देख रहे आप, 142 से डायरेक्ट 63, ये लास्ट 4-5 साल में भारत का ग्रोथ है। दैट्स वाई मैंने बोला आपको कि करंट गवर्नमेंट प्रो बिजनेस में बात कर रहा है सर, प्रो बिजनेस। फैक्ट्स में बात करूंगा, फालतू का किसी का तारीफ भी नहीं करना है, फालतू में किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, ठीक है। और ये किसी को क्रिटिसाइज करना हो या कि फिर किसी को क्रेडिट देना हो,
दैट इज बेसिकली ऑन द फैक्ट्स एंड सिचुएशन। ठीक है, मैं बिजनेस में बात करूंगा, देयर आर ऑल मे बी और भी बहुत सारे कंडीशंस या फैक्ट्स हो सकते हैं, बट हमारा मेन एरिया बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके है, जो मैंने आपको फोकस करने का कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ रियल लाइफ फैक्ट्स इसलिए उठा रहा हूँ सर, बिकॉज रियल लाइफ फैक्ट्स आपको कनेक्ट करता है। रियल लाइफ फैक्ट्स आपको कनेक्ट करता है कि नहीं करता? प्लीज टेल मी। जो हमारे आसपास के आस पड़ोस में होता रहता है, क्या ये चीज हमें कनेक्ट करता है ना? अच्छा, तो डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है, इमेज बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग करो, environment understanding helps the business organizations in improving their image by showing their sensitivity to the environment in which they operate। हाँ, आपको बिजनेस करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप एनवायरनमेंट को खराब करोगे, नेचुरल एनवायरनमेंट को भी आपको मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है, many companies have set up captive power plants in their factories to meet their own requirements। ठीक है, मतलब खुद का एनर्जी रिक्वायरमेंट खुद ही बना रहा है, ठीक है, ताकि एनर्जी के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर ना पड़े। मीटिंग कंपटीशंस, और मार्केट में जो कंपटीशंस है उस कंपटीशंस को भी मीट करना है। तो ये है नीड फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है? बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप है सर। ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इसके अंदर आप किसी को भी डाल दो, रिलायंस, अदानी, टाटा, बिरला, किसी को भी इसके अंदर आप डाल दो। ओके, जस्ट पुट एनी कंपनी इनसाइड दिस इमेज। ठीक है, नाउ लुक एट हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द बिजनेस। सर, एनवायरनमेंट जो बाहर के हैं, इनके इन्फ्लुएंस एंड पावर पे एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एनवायरनमेंट से आपको क्या मिलेगा? रिसोर्सेज मिलेगा और इंफॉर्मेशन मिलेगा। इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको फायदे में लिए हो, और कोई भी रिसोर्सेज जो आपको बिजनेस बनाने में हेल्प करे। सो विदाउट एनवायरनमेंट कौन सा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? हाँ सर, जैसे मैंने आपको अभी एक चीज बोला कि सर अदानी ने वेस्ट बंगाल में ताजपुर में क्या बनाने जा रहे हैं सर? पोर्ट बिल्ड करने जा रहे हैं। कोलकाता पोर्ट का बिजनेस सिचुएशन पहले से बहुत खराब हो गया है, बिकॉज गैंजेस जो है कोलकाता में बहुत ज़्यादा पानी का लेवल, डेप्थ जो है वो कम हो गया है, बड़े जहाज़ों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। ओके सर, तो फिर ताजपुर में डेप्थ अच्छा है, ये क्या है? एनवायरनमेंट का। हेलो सर, ताजपुर में एक अच्छा पोर्ट हो सकता है जो कोलकाता पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर सकता है, या हल्दिया का प्रेशर थोड़ा कम कर सकता है। और भारत में जो पोर्ट है वो दोनों, बंगाल में जो पोर्ट है वो दोनों ही नदी के ऊपर है, बट ये जो पोर्ट बनेगा ये समुद्र के ऊपर बनेगा। तो बड़े बड़े जहाज इजीली, बिग 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 शिप इजीली ताजपुर पोर्ट में आके सामान, मतलब जो भी गुड्स है उसको लोड अनलोड कर सकता है। आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, Yes, sir. ठीक है, ये शिप है, अब ये शिप, ठीक है, अब ये शिप इधर इजीली आ सकता है, लोड अनलोड कर सकता है। तो दिस इज इंफॉर्मेशन कि भाई ताजपुर इन बंगाल, और बंगाल ऐसे बिजनेस के लिए गेटवे है। बंगाल का जियोग्राफिकल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से बांग्लादेश नज़दीक है, यहाँ से म्यांमार नज़दीक है, यहाँ से बैंकॉक वगैरह भी नज़दीक है, और उससे भी बड़ी बात, कोलकाता के ऊपर बेस करके नेपाल और भूटान, समझ में आ रहा है सर? नेपाल भूटान का भी बिजनेस बंगाल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब गेटवे ऑफ बिजनेस फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, लाइक नेपाल भूटान जैसे कंट्री, एज वेल एज बांग्लादेश, म्यांमार जैसे कंट्री बहुत नज़दीक में है। तो जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में है, और ये इंफॉर्मेशन भारत के रॉ मटेरियल्स को फॉरेन भेजने में और फॉरेन का चीज़ें बाहर इंडिया में लाने में बहुत हेल्प करेगा। और ताजपुर समुद्र में बनेगा, ठीक है, जो पुराने कोलकाता पोर्ट है या जो भी पुराना हल्दिया पोर्ट है, जिसपे जो नदी पे बना हुआ है, जो अंदर जाने में दिक्कत होता है स्पेशली। ठीक है, ये देखो, ये हल्दिया देख रहे हैं ना सर, ये नदी के ऊपर बना हुआ है, ये देखिए सर,
और कोलकाता पोर्ट और थोड़ा सा आगे जाके। तो बहुत दिक्कत होता है बड़े बड़े जहाज़ों को गंगा के अंदर से लेके जाना, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आके खिदिरपुर में जो पोर्ट है, खिदिरपुर पोर्ट का कैपेसिटी बहुत ही कम हो गया है, और गंगा का पानी बहुत ज़्यादा, इसका डेप्थ जो है ना वो बहुत ख़राब हो गया है सर। ठीक है, ये देखो सर, ये खिदिरपुर एरिया है, यहाँ पर पोर्ट है, दिखाई दे रहा है क्या आपको, गार्डन रिच। ये हमारा पुराना है, ऐसे ये बहुत पुराना है, ब्रिटिश ज़माने में बना था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसमें बोमा वोमा गिरा था, बहुत ख़राब हालत हो गया था। दिखाई दे रहा है ना। यस सर। ठीक है सर, तो ये सब क्या है आपको समझना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन है कि कोलकाता का सिचुएशन डॉक के लिए अच्छा नहीं रहा, तो कोलकाता का सब्स्टिट्यूट डॉक एक जो बेहतरीन कैपेसिटी वाला हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम वेयर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, एनवायरनमेंट से ही मिलेगा। इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करो, रिसोर्सेज एक्सचेंज करो, और बिजनेस को बढ़ाते जाओ। ओके, अभी ज्ञान रहने से ठीक है, बट किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकली ट्रांसफर करना भी एक बहुत बड़ा काम है सर। ठीक है, बुकिश नॉलेज इज ओके, बट बुकिश नॉलेज को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो कुछ रियलिटी बाइट देख लेते हैं। एनी डेटा हैव कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन, एनी डेटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन। कोई भी डेटा जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो वो एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन गवर्नमेंट लॉ फॉर न्यू व्हीकल इंजन, नॉर्म्स इज डेटा, कि भाई गवर्नमेंट ने बोला कि व्हीकल इंजन का एनवायरमेंटल लॉ, गवर्नमेंट लॉ चेंज होगा इंजन के बारे में। जैसे अभी भारत का कुछ, भारत 6 ऐसा कुछ नाम में इंजन का कैपेसिटी चल रहा है जो लो पोल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन ये डेटा किसके लिए, बिस्कुट मैन्युफैक्चरर के लिए है, लेकिन जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। तो डेटा किसी के लिए डेटा है, किसी के लिए इन्फॉर्मेशन है। जैसे बिस्किट कंपनी के लिए गाड़ी का इंजन का डेटा कॉन्सेप्ट एक डेटा है, लेकिन वही डेटा बिस्किट मैन्युफैक्चरर, सॉरी, ऑटोमोबाइल वाले के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे हो सकता है कि आपके लिए ताजपुर एक घूमने का जगह हो, हाँ सर, आपके लिए ताजपुर एक घूमने का जगह हो, लेकिन अदानी के लिए ताजपुर बिजनेसेর জায়গা স্যার। एग्जैक्टली तो आपके लिए ताजपुर एक डेटा हो सकता है, भाई ताजपुर में पोर्ट है, उसमें डेप्थ है, मतलब ताजपुर में समुद्र डेप्थ है। कभी गए क्या, मैं तो गया हूँ सर, ताजपुर में समुद्र में सीरियसली आप, इतना इजीली एक जगह है जहाँ पर इतना हाँ सर। मतलब बहुत ही गहराई है सर। ताजपुर जरूर विजिट कीजिएगा। आई डोंट नो अभी जा सकते कि नहीं जा सकते, बिकॉज आई थिंक अदानी ले लेगा तो काम चालू कर देगा, प्राइवेट पार्ट बना देगा। अब मे भी कुछ हिस्सा में जा सकते हैं आप। ठीक है, अब आई डोंट नो क्या करेगा, किस तरह से बनाएगा, बट एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनने का बात है सर। ठीक है, एफएमसीजी, अच्छा देखो, एफएमसीजी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद endorsed by Ramdev Baba is now a big player in the industry and is giving tough competition to the well established FMCG like Hindustan Unilever जो foreign brand है, Godrej इंडिया का है, Dabur, Procter Gamble etc. Now people prefer Ayurvedic products over chemical products. Patanjali's success has taken into position where it can influence the market surely. Patanjali gathers the information from the market, competitors, etc. about the public reference, preference and demands, and then uses it to fulfill them through modification in the existing product or launching new products. सर पतंजलि का मार्केट अच्छा हुआ है ना, बहुत अच्छा हो गया है ना। बड़े बड़े ब्रांड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, डाबर जैसे ब्रांड, प्रॉक्टर गैम्बल जैसे ब्रांड भी पतंजलि के सामने चैलेंज खा रहे हैं सर। समझ में आ रहा है आपको, बिकॉज केमिकल प्रोडक्ट यूज करते करते लोग थक चुके हैं। पतंजलि वही चीज को স্যার आयुर्वेदिक আমি শুনেছি পতঞ্জলির বিজনেস নাকি, আমি শুনেছি, এটা জানি না, মানে পতঞ্জলির যে বিজনেসটা সেটা নাকি পতঞ্জলির নামে ঠিক আছে, কিন্তু ভেতর থেকে নাকি আম্বানির ওটা কোন রকম ইয়ে আছে। हो सकता है मैंने ऐसा नहीं सुना, बट बेसिकली देखिए, इंडिया का ब्रांड है, ठीक है। अब कोई अंदर से क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है
कोई अंदर से क्या कर रहा है, चाहे वो रामदेव बाबा चलाए या कोई और चलाए, इससे हमें क्या लेना देना। अगर अंबानी भी चलाता है, एक चीज तो अच्छा है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया का ब्रांड नहीं है सर, आपको ये चीज बता दूं, ठीक है। नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बट दिस इज नॉट अ इंडियन ब्रांड सर। तो फिर यूनिलीवर कहाँ का है सर? यूनिलीवर यूके बेस्ड कंपनी है, देख लीजिए, लंदन बेस्ड कंपनी है, ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स। इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से बहुत दिनों से है, ठीक है। लेकिन सर ये बात तो अच्छा है ना। अच्छा एक चीज मुझे आप बताइए, यूनिलीवर ब्रांड जो भी चलाता है, ठीक है, ये फाउंडर है एंटोनियस जॉनस जर्जन सैमुअल वैंडर वर्ग जॉर्ज चीच। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि भारत में भारत का कंपनी क्यों नहीं बन सकता, या भारत का कंपनी का ओनर भारतीय क्यों नहीं हो सकते, है ना। तो फिर ये बड़े बड़े ब्रांड इंडिया में क्या कर रहा है। इवन आपको बता दो कि यूनिलीवर पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलीवर के नाम पे चलता है, बांग्लादेश में बांग्लादेश यूनिलीवर के नाम पे चलता है, ठीक है, इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम पे चलता है। तो इनका बहुत बड़ा मार्केट है। अब इस इतना बड़ा ब्रांड को भी पतंजलि चुनौती दे रहा है, दैट्स अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी, और होना भी चाहिए। चाहे कैसे भी करे प्रोडक्ट मतलब मेरा तो मानना है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, भर भर के यूज कीजिए, बिकॉज फॉरेन ब्रांड जितना खत्म होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। फॉरेन ब्रांड जितना, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है क्योंकि फॉरेन ब्रांड से जो प्रॉफिट होता है वो फॉरेन कंपनी लेके चले जाते हैं। भारत इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स प्रोवाइड करते हैं, और ऊपर से हायर करते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, जॉब तो ये भी देगा, जॉब इंडियन कंपनी भी देगा। अब ये जॉब देगा, कोई बोलेगा सर ज्यादा मिलता है, ठीक है, आप इनके फॉरेन ब्रांच पे जाके काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडियन ब्रांड सामने आ रहा है तो दैट इज गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इसमें प्रॉफिट का पार्ट भी इंडिया का रहेगा और सैलरी भी इंडियन लोगों को ही मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सैलरी इंडियन लोगों को मिल रहा है, जॉब भी इंडियन लोगों को मिल रहा है, लेकिन टैक्स सरकार को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी बाहर लेके जा रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। तो इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए इंडियन कंपनी बिल्डअप होना, जिसमें पतंजलि का नाम बार बार आएगा, ठीक है। इसीलिए इंस्टीट्यूट भी चाहते हैं कि आप जानें इनके बारे में। तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस आपको समझ में आ ही रहा है। जैसे कैडबरी का सिचुएशन, कैडबरी जैसे कंपनी एनवायरनमेंट के साथ फाइट बैक किया था। कैडबरी भी फॉरेन ब्रांड है। कैडबरी के बारे में एक बार कंप्लेन आया था कि कैडबरी में पोका है, कीड़ा, पता है आप लोगों को, यस सर। है ना। Yes, sir. तो ये जैसे सिचुएशन क्रिएट हुआ था, कैडबरी का मार्केट सिनेरियो बहुत खराब हो गया था। चॉकलेट हैज ओम्स, ठीक है। Companies received across India of homes in chocolates few years back. Quality of the product became questionable. Sales dropped. Regulatory authority probe ordered. कैडबरी ने इसको फाइट बैक किया, इन हाउस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन में समय बढ़ाया, न्यू इम्प्रूव पैकेजिंग इन रिकॉर्ड 90 डेज इन द मार्केट, 90 दिन में मार्केट में वापस आया, क्रिएटेड ए स्पेशल वीजी कलर, वीजी कूलर इस तरह के आजकल देखने को मिलता है ना, ये वीजी कूलर है, अलॉन्ग विद वोल्टस टू कीप चॉकलेट्स इन गुड एंड हाइजीनिक कंडीशंस टिल द लास्ट पीओपी। पीओपी मतलब पॉइंट ऑफ परचेज, दैट इज फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने तक हर दुकान में ये एक तरह का ये सप्लाई कंपनी कर रहा है। और ताकि कैडबरी किसी भी तरह से अपना प्रोडक्ट क्वालिटी ना खराब हो जाए, मार्केट इसका खराब ना हो जाए, ये बिजनेस को अपने बनाने के लिए, ठीक है, अपने आप को बनाने के लिए इस तरह का मेहनत किया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एक छोटा सा कीड़ा अगर बिजनेस खराब कर सकता है, उससे भी फाइट बैक कैसे करना है, आपको इसका भी नॉलेज चाहिए। স্যার নেসলেকে ধরেছিল ম্যাগিকে সীসা বলে, ম্যাগিটা খারাপ হয়ে মানে নেসলে মার্কেটে খারাপ হয়ে গেছিল। एग्जैक्टली, मैगी में लेड ज्यादा हो गया था, शीशा ज्यादा हो गया था, तो मैगी ने भी उसको फाइट बैक किया और बेसिकली शीशा को कम किया, तब जाके मैगी भी वापस आया, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कैडबरी ने क्या सीखा, रेस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेन। अगर आपके अगेंस्ट में कंप्लेन आ रहा है तो आप उसको रेस्पेक्ट कीजिए, टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट एंड देन चॉकलेट्स एट होम्स, adapting to change the packaging in record breaking time, managing the crisis of the company properly and keeping employee morale high, influence the market with great comeback ad campaign, ठीक है। तो जैसे भी करके आप अपने बिजनेस को वापस ला सकते हो, आप करो, प्रॉब्लम आ सकता है, बट यू हैव टू अडॉप्ट विद बिजनेस एनवायरनमेंट। इन्फ्लुएंस देखिए, और एक केस स्टडीज देखिए, जैसे कैडबरी का आपने सुना है, कोको कोला। एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखिए, से फॉर एग्जांपल आपको कोको कोला का मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। इफ यू आर अ मैनेजर इन कोको कोला,
और आपको क्या बोला जाएगा कि भाई आप कोका कोला का मार्केट में जो प्रतिपत्ति है, जो इसका लीडरशिप है, उसको वापस कीजिए। लेकिन सर आज कोका कोला चैलेंज में है, ये सर नो? आज के डेट में कोका कोला चैलेंज में है, ये सर नो? प्लीज टेल मी। कोका कोला मतलब सिर्फ कोका कोला नहीं, कोका कोला एज वेल एज पेप्सी, ठीक है, पेप्सी भी एक ब्रांड है। और जितना भी सब ब्रांड आप हम लोग पीते हैं, लाइक थम्स अप, स्प्राइट, ठीक है, 7 अप, या फिर क्या बोलते हैं उसको, लाइक आपका मज़ा, ठीक है, मज़ा, स्लाइस, ये सभी इनका ही ब्रांड है, ठीक है, सब ब्रांड है, मतलब इनके अंडर पे ही चलता है। लेकिन सर आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया, चैलेंज इस तरह का हो गया, सबसे बड़ा बात कि पहले से लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, क्योंकि ये तो सोडियम कार्बोनेट बेचता है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बेसिकली, आई डोंट नो सोडियम कार्बोनेट और नॉट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, बेसिकली ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, पहले से कम कंज्यूम करता है। और इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है देखिए, इनको दो तरह का थ्रेड हो गया बिजनेस के नज़र से देखो तो, एक्सटर्नल थ्रेड भी है और इंटरनल थ्रेड भी है। एक्सटर्नल में क्या है, रिलीजियस गुरुज बार बार बताते हैं कि भाई ये सब पीने से शरीर खराब हो जाएगा, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ चुका है, डॉक्टर भी मना कर रहा है। पहले रिलीजियस गुरुज लोग बोलता था, आजकल एक्सटर्नल मैटर में हेल्थ अवेयरनेस भी आ चुका है। सीजनलिटी का प्रॉब्लम है, ठंड के टाइम पे कम होता है या कभी कभी सेल गिर जाता है। और नेचुरल ड्रिंक्स का मार्केट पहले से ज़्यादा हुआ है। तो ये 3-4 इवन रिसेंटली एक मैच चल रहा था आपका, फुटबॉल मैच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस मैच को प्रमोट कर रहा था कोका कोला, बट रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला को ना देके कोका कोला को हटा के पानी का बॉटल वहां पर प्रमोट किया। देखा आप लोगों ने? हाँ, बड़ा ही वायरल हुआ था। द ग्रेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ही फेमस फुटबॉलर है। हाँ, देखा आप लोगों ने? सर तो बेसिकली सर हाँ हाँ हाँ, টিভি দেখা হয় না স্যার, টিভি দেখি না প্রায় অনেকদিন হয়ে গেল। इन टीवी नहीं, वायरल तो यूट्यूब में हुआ था, बहुत दिन पहले हुआ था, 2-3 साल पुराना बात है शायद। अच्छा, तो बेसिकली ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या है, दीज आर एक्सटर्नल थ्रेट फॉर द कंपनी। अब आप मैनेजर हो तो आपको ये थ्रेट समझना पड़ेगा, इसलिए कोका कोला ने एक ब्रांड लाया सर, डाइट कोक का। ये सर नो? यस सर। क्यों? ताकि हेल्थ अवेयरनेस हो गया तो फिर डाइट कोक पी लो, फैट नहीं आएगा, ठीक है, शुगर कंज्यूम नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। इंटरनल क्या प्रॉब्लम है, पेप्सी, पेप्सी कॉम्पिटिटर है इसका सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसका अच्छा है, पेप्सी का कि कोका कोला का? एरिया वाइज है। स्कीम एंड प्रमोशंस, इंटरनल प्रॉब्लम है। पैकेजिंग, इंटरनल प्रॉब्लम है। सो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक ठाक से समझना चाहते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू वर्क विद देम। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपको स्कैन करना चाहिए एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंटल स्कैनिंग होता है, उसमें परसिव्ड एनवायरनमेंट चेंज क्या है, स्ट्रैटेजिक चेंज क्या हो सकता है, आपका इनपुट क्या होगा, आपका आउटपुट क्या निकलेगा, इंटरनल फैक्टर्स उसको किस तरह से काम करेगा, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, तो आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के स्कैनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा सर। ठीक है, सिमिलरली देयर इज ए कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है, जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, ईच एंड एवरी मैटर में मैं बात करूंगा। ठीक है, सो दीज आर आवर नेक्स्ट क्लास डिस्कशंस। ठीक है, और उसके साथ साथ माइक्रो मैक्रो तो बात करना ही है, एंड उसके साथ साथ मैं आपको स्वॉट एनालिसिस सिखाऊंगा, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट। ठीक है, ये बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत ही फेमस माना जाता है सर। हाउ अ कंपनी विल यूज स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट, एंड उसको कैसे यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दैट्स वाई स्वॉट एनालिसिस इज देयर। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में भी बात करूंगा। तो कुछ 4-5 मैटर है, नेक्स्ट क्लास में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में कंप्लीट करा दूँ। ठीक है सर, नोट शेयर कर देता हूँ आप लोगों से, आप लोग खुद से घर पे भी थोड़ा सा इसको गो थ्रू करें। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा प्लेलिस्ट मैं आप सभी को शेयर करूंगा। आप लोग घर पे जो टॉपिक क्लास में करा रहा हूँ उसको छोड़ के
बाकी टॉपिक आप घर पे करते रहिए, ठीक है। ओके मिसेस बैनर्जी, सेवंती, ठीक है ना? ओके सर। ओके 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 ठीक है फिर इतना ही आज, टाटा फिर।